नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन डीटी के फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग न्यू रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं रिवीजन लेक्चर में आपको प्रोविजन तो सारे के सारे कवर करवाऊंगा, साथ में मैं आपको जो क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं वो भी कवर करवाऊंगा, क्योंकि पेपर में खाली प्रोविजन के बेस पे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक जो एडजस्टमेंट होते हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन में गलतियाँ ना करो। अब जो सबसे पहले अपन चैप्टर करने वाले हैं वो है बेसिक कंसेप्ट टैक्स रेट्स वाला। इस चैप्टर में जो टैक्स रेट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट किसी भी क्वेश्चन में आपसे टैक्स पूछ सकता है, तो तब ये चैप्टर ही आपकी हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर आपको जरूर कवर करना है, अच्छे से ये चैप्टर आपको कवर करना है। तो इसमें अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बेसिक कंसेप्ट तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है, टैक्स लगाने की पावर कहाँ से मिली, ये सब तो आपको भी पता है। पर्सन कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अपन सीधा अपना चार्जिंग सेक्शन से चैप्टर 1 स्टार्ट कर देते हैं। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4। तो चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 ये बोलता है कि इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा। एवरी पर्सन मतलब जो भी पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सभी पर्सन पे लगेगा। सभी पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा। किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे लगेगा। अब टोटल इनकम पे किस रेट से लगेगा? या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में, फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है उससे लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट वाली रेट से लगेगा। फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में तो दे रखी है जनरल टैक्स रेट, और इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है एक तो स्पेशल टैक्स रेट और एक कंसेशनल टैक्स रेट। अभी मैं बताऊंगा जनरल क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, कंसेशनल, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे लगेगा। तो आप टोटल इनकम कैसे निकालोगे उसकी स्टेप बता रखी है। तो आपका जो टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि जिस बंदे की आप टोटल इनकम निकाल रहे हो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट मतलब इंडिया का, नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया के बाहर का। अगर रेजिडेंट है तो उसकी तो क्या होगी, पूरी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया के बाहर की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, उसकी ओनली इंडिया वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, ओनली इंडिया वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। इसलिए अपन को ये चेक करना पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन में साफ लिख के देता है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करने की जरूरत अपन को पड़ती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको 5 हेड की इनकम निकालनी पड़ेगी। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। 5 हेड की आपको इनकम निकालनी है। अब जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी का 14 मार्क्स का टोटल इनकम निकालने का, तो उसमें आपको ये 3 हेड आएंगे। एक तो उसमें मेन आएगा पीजीबीपी हेड, एक आध पॉइंट कैपिटल गेन का भी आ सकता है, एक आध पॉइंट अदर सोर्स का भी आ सकता है। बाकी ये 2 हेड उसमें पूछे नहीं जाएंगे। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, कंपनी की सैलरी की इनकम होती नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम भी वो देगा नहीं। मेन ये 3 हेड पूछे जाएंगे उसमें। और वैसे भी आपके कोर्स में ये 3 हेड ही हैं। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपके कोर्स में है भी नहीं। अब सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आपके कोर्स में नहीं है तो आपको कुछ पता होना चाहिए कि इनके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत कितना पता होना चाहिए? एक चैप्टर आएगा अपना डबल टैक्स रिलीफ वाला चैप्टर, वहाँ अपन को इंडिविजुअल की रिलीफ निकालनी होती है। इंडिविजुअल की रिलीफ निकालनी होती है, तो वहाँ क्या होता है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का भी कभी कभी पॉइंट दे देता है। क्या पॉइंट दे देता है? ज़्यादा डिटेल में नहीं देता, या तो सैलरी या रेंट दे देता है आपको, या सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली हुई दे देता है। निकाली हुई दे देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधे की सीधे उठा लोगे। लेकिन खाली सैलरी दिया या खाली रेंट दिया हाउस प्रॉपर्टी का, तो अपन को उसमें लेस करना होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए। तो सैलरी के केस में देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको सैलरी दे रखी है तो सैलरी में से मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 2 लिमिट है उसकी, एक तो 75,000 की लिमिट है और एक 50,000 की लिमिट है। 75,000 तो न्यू रिजीम वाली। न्यू रिजीम वाली कौन सी? अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट फॉलो करते हो। कंसेशनल एक स्लैब है कंसेशनल टैक्स रेट वाला, जिसको न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, 115 BAC, वो फॉलो करते हो तो 75,000 की मिलती है। लेकिन अगर आप फाइनेंस एक्ट फॉलो करते हो, जनरल टैक्स रेट फॉलो करते हो, तो वो मिलती है 50,000 की। ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं आपको डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में स्पेशली बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का जितना भी आपके काम का कंटेंट है वो मैं डबल टैक्स रिलीफ में वैसे करवाऊंगा आपको। थोड़ा सा यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको रेंट दे रखा है, उस रेंट में से एक तो आपको म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया ना, म्युनिसिपल टैक्स पेड, इसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो इसके अलावा एक 30% का मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक इंटरेस्ट की डिडक्शन और मिल जाती है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है। ये डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में से मिल जाती है। तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी ज्ञान अगर आपको नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना बेसिक ज्ञान, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला ज्ञान तो आपको होना चाहिए। ये पॉइंट आपके काम आ सकता है। ठीक है, 5 हेड की इनकम निकाल ली अपन ने। अब उसके बाद आपको करना है क्लबिंग। क्लबिंग वगैरह का पॉइंट वैसे बिल्कुल ही इररेलीवेंट है सीए फाइनल के लिए या सीएमए फाइनल के लिए, टोटली इररेलीवेंट है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्लबिंग का काम हो गया, कुछ भी काम का है नहीं वैसे भी। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस। अगर आपके कोई लॉस आ रहे हैं
तो पहले सेट ऑफ करने का ट्राई करो, सेट ऑफ नहीं कर पाते तो उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। 5 हेड की इनकम का टोटल करोगे, ये आ जाएगी आपकी ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे, ये लेस कर देना, ये आपकी आ जाएगी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, ये आ जाएगी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम। अब इसी टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, इसे अपन टोटल इनकम भी बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको NTI नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं, तो तीनों का मतलब एक ही है। अब टोटल इनकम पे टैक्स कैसे लगाओगे, तो इस टोटल इनकम के सबसे पहले आपको 2 टुकड़े करने होंगे। इसमें एक तो जनरल रेट इनकम और एक स्पेशल रेट इनकम, दोनों को अलग करना पड़ेगा। एक होती है इनकम जनरल रेट इनकम और एक होती है स्पेशल रेट इनकम। सबसे पहले तो ये स्पेशल रेट इनकम क्या होती है? स्पेशल रेट इनकम ऐसी इनकम होती है जिन पे स्पेशल टैक्स रेट से टैक्स लगता है, और कंपलसरी हमेशा स्पेशल रेट ही लगती है जिन पे। जैसे लॉटरी की इनकम है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉटरी पे 30% की रेट लगती है 115 BB में। जैसे LTCG लॉन्ग टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन पे लगता है 12.5%, 112 में 112A में क्या रेट लगती है? 12.5%। तो ऐसी जो स्पेशल इनकम है इनको आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इन पे लगेगी स्पेशल रेट। स्पेशल रेट, और स्पेशल रेट क्या होती है? कंपलसरी। देखो स्पेशल रेट कहाँ दे रखी होती है आपको? इनकम टैक्स एक्ट में। स्पेशल रेट के सेक्शन कहाँ दे रखे हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। तो स्पेशल इनकम पे तो लगा देंगे स्पेशल रेट। अब बच गई जनरल इनकम। जनरल इनकम क्या होती है? सैलरी की इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये सब होती है जनरल इनकम। जनरल इनकम पे लगा दो या तो जनरल रेट, या तो जनरल टैक्स रेट जो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है, या तो वो लगा दो, या आपको ऑप्शन दे रखा है आप उन जनरल इनकम पे आप चाहो तो कंसेशनल टैक्स रेट भी लगा सकते हो। कंसेशनल कौन सी? जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है। तो जनरल इनकम के लिए या तो आप फाइनेंस एक्ट वाला जो ओल्ड रिजीम है वो फॉलो कर लो, नहीं तो जनरल इनकम पे आप चाहो तो इनकम टैक्स एक्ट वाला जो कंसेशनल रेट है, इनको अपन न्यू रिजीम भी बोलते हैं, ये न्यू रिजीम फॉलो कर सकते हो। किसके लिए? जनरल इनकम के लिए। लेकिन स्पेशल इनकम पे तो चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, स्पेशल रेट लगेगी। स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट ही लगेगी। तो जनरल इनकम का टैक्स अलग निकाला, स्पेशल इनकम का टैक्स अलग निकाला, और दोनों के टैक्स का टोटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है सरचार्ज। लगता है तो लगेगा, ये कब लगेगा? अमीर लोगों पे लगता है। अपन को देखनी पड़ेगी टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आप सरचार्ज भी लगा देना। और सरचार्ज किसका लगेगा? टैक्स का लगेगा। 10% ऑफ टैक्स, 20% ऑफ टैक्स, जो भी है वो टैक्स का लगेगा। किसका लगेगा? टैक्स का लगेगा। सरचार्ज लगा दिया। इसके बाद सेस जोड़ना है आपको। सेस क्या है? टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल आएगा ना उसका लगेगा 4%, और हमेशा लगेगा। सेस हमेशा लगेगा, सेस तो हमेशा हर असेसी पे लगेगा। ये जोड़ती है आपकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इसमें से आप लेस कर देना। अगर आपका पेयर ने मान लो TDS काट रखा था, वो TDS का आप क्रेडिट ले लेना। आपका सेलर ने TCS कलेक्ट कर रखा था, उसका आप क्रेडिट ले लेना। आपने कोई एडवांस टैक्स जमा करवा दिया था, प्रीवियस ईयर का टैक्स आपने मान लो प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करवा दिया था, वो आप लेस कर देना। वो लेस करते ही ये आपका फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा, जिसको नेट टैक्स पेबल भी बोलते हैं, नेट टैक्स पेबल। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी मान लो बनी 10 लाख की। तो जब आप रिटर्न भरते हो ना तो ऐसे कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट बनता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका 10 लाख का टैक्स बना रिटर्न भरते वक्त। लेकिन आपका TDS कटा हुआ था, मान लो एडवांस टैक्स जमा हो रखा था, वो सब हो रखा था 8 लाख का, तो उसका मिल जाएगा आपको क्रेडिट। उसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। ऐसा नहीं कि आपको डबल टैक्सेशन होगा कि वो अलग दे दिया ये अलग दो, ऐसा नहीं। उसका मिल जाएगा क्रेडिट, बचा हुआ 2 लाख रिटर्न भरते वक्त पे कर देना, बात खत्म, काम खत्म। नेट टैक्स पेबल। मान लो ऐसा हुआ कि आपका एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा हो रखा था, TDS ज़्यादा कट रखा था, तो घबराने की बात नहीं है। मान लो टैक्स बना 10 लाख का और TDS एडवांस टैक्स थे आपके 12 लाख के, तो बचा हुआ 2 लाख आपको रिफंड आ जाएगा। अगर ज़्यादा जमा हो रखा था तो रिफंड आ जाएगा, तो रिफंडेबल बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो सीधी सी बात है। तो ये चीज़ होती है। अब एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं आपको, एक बेसिक चीज़। मान लो आपको इंटरेस्ट की इनकम बैंक से हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख की, ठीक है। बैंक वालों ने आपका TDS काट लिया था उसमें 10,000 का, तो आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना, इंटरेस्ट रिसीव, वो 90,000 का हुआ। तो इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स की इनकम बनती है। बताओ अदर सोर्स में इंटरेस्ट की इनकम कितने दिखाओगे? 1 लाख दिखाओगे या 90,000 दिखाओगे? कितनी दिखाओगे? पूरी 1 लाख दिखानी है अपन को। पूरी इंटरेस्ट इनकम कितनी हो रही है आपको? 1 लाख दिखानी है। ये जो TDS लेस किया ना, ये TDS यहाँ लेस नहीं करना। TDS कहाँ लेस होगा? TDS का क्रेडिट कहाँ मिलेगा आपको? लास्ट में। टोटल टैक्स लायबिलिटी में से लेस करना है TDS। ऊपर लेस मत कर देना कि चलो इनकम में से कम कर देते हैं। इनकम में से TDS कम नहीं होता। TDS कोई खर्चा नहीं है जो डिडक्शन मिल जाएगा आपको। TDS कोई खर्चा नहीं है जो डिडक्शन ले लोगे इसका आप। तो इंटरेस्ट रिसीव 90,000 का, तो 90,000 मत दिखा देना, 1 लाख की आपकी इंटरेस्ट की इनकम। तो यहाँ अपन जो इनकम दिखाते हैं ना, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की, पूरी ग्रोस इनकम दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि उसको TDS हटा के दिखाते हैं, ग्रोस इनकम। मान लो आपकी 20 लाख की सैलरी है और 3 लाख का TDS कट गया, तो 17 लाख थोड़ी दिखाओगे कि चलो इन हैंड मिली वो दिखा दोगे, नहीं, 20 लाख की सैलरी आएगी, पूरी ग्रोस दिखाते हैं। TDS कहाँ लेस करते हैं? यहाँ लेस नहीं करते TDS लेस करते हैं लास्ट में। TDS लास्ट में लेस करना है, ऊपर पहले लेस मत कर देना TDS।
अब राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स में कैसे होती है, तो देखो इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा कि आप हर ऐड की इनकम की राउंडिंग ऑफ करोगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपने टोटल इनकम निकाली है ना, जो टोटल इनकम, देखो टोटल इनकम कहाँ निकाली थी, ये निकाली थी अपने, इस टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ करोगे एक तो। और टैक्स में भी क्या करोगे, जो फाइनल टैक्स आया या तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई इसको राउंड ऑफ करोगे, या मान लो आपका टीडीएस वगैरह कट रखा है तो वो लेस करने के बाद जो नेट टैक्स आया फाइनल टैक्स, इसको राउंड ऑफ करोगे। टोटल इनकम और टैक्स पेबल जो आया इनको राउंड ऑफ करना है आपको। ऐसा नहीं कि सेस को राउंड ऑफ कर दिया, सरचार्ज को राउंड ऑफ नहीं, फाइनल जो आया अमाउंट उनको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ भी कैसे करना है, नियरेस्ट रुपीज 10 में। नियरेस्ट रुपीज 10 में जैसे 10,80,514 है, ये हो जाएगा 10,80,510। 515 है तो 520, मतलब 1 2 3 4 है तो लोअर राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 6 7 8 9 लास्ट फिगर 5 6 7 8 9 है तो अपर राउंड ऑफ हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है अगर करना चाहो तो। राउंड ऑफ नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। राउंड ऑफ के कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे। ये राउंड ऑफ अगर आप नहीं भी करा तो भी पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब अपन आते हैं जनरल टैक्स रेट। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, जनरल टैक्स रेट। बताओ जनरल टैक्स रेट कहाँ दे रखी है, फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में। फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में दे रखी है जनरल टैक्स रेट, जो जनरल इनकम पे लगती है। अब क्या क्या है जनरल टैक्स रेट, सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये लोग हैं इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन पे लगता है स्लैब। अब स्लैब क्या है इनका, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20%, और अबाउट 10 लाख वाली जितनी भी इनकम है उस पर लगेगा 30%। ये है इनका स्लैब। इसके बाद बता रखा है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या बोला मैंने, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। एक तो इंडिविजुअल है, मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं बोला मैं, एचयूएफ वगैरह के लिए नहीं बोल रहा मैं, खाली इंडिविजुअल होना चाहिए। और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट, इंडिया का इंडिविजुअल, जिसकी एज 60 ईयर है उससे ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है। 60 ईयर है उससे ज्यादा लेकिन 80 ईयर से कम है, उसे अपन बोलेंगे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बूढ़ा, रेजिडेंट बूढ़ा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। उस केस में क्या हो जाएगा, स्लैब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। अगला पॉइंट, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 80 ईयर से भी ज्यादा है, वो बन जाएगा रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ज्यादा बूढ़ा, रेजिडेंट ज्यादा बूढ़ा, तो उस केस में क्या होगा, स्लैब और चेंज हो जाएगा। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबाउट 10 लाख 30%, ये दे रखा है। अब जो ये 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख वाली जो चीज है, इसे अपन बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, इसे बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में कोई इंडिविजुअल दे रखा है, अमन दे रखा है, अमन, मिस्टर अमन, उसकी एज नहीं बता रखी, तो कौन सा लगाएंगे, पहला वाला लगाओगे, 2.5 लाख वाला। नॉर्मल एज का मानोगे, उसको बूढ़ा कैसे मान लोगे, तो एज नहीं दे रखी तो पहला लगाओगे। मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मिस्टर सैम है तो, और वो एज है उसकी 85 ईयर्स, तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो पहला वाला लगेगा बस, ये वाला। बाद के दोनों काम के नहीं है, बाद के दोनों किसके लिए है, इंडिया के बूढ़े लोग, इंडिया के बूढ़े लोग। नॉन रेजिडेंट चाहे कितने भी साल का हो, 80 ईयर 60 ईयर 20 ईयर 30 ईयर, कोई मतलब नहीं है, पहले वाला लगेगा। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो इंडिया का इंडिविजुअल है, इंडिया का जो इंडिविजुअल है उसको एक 87 की रिबेट और मिलेगी अगर उसकी इनकम, टोटल इनकम कितनी आ रही है, क्या देखेंगे अपन, टोटल इनकम 5 लाख तक आ रही है तो ही मिलेगी रिबेट। कितनी मिलेगी, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच है। और इस चक्कर में क्या होगा, 5 लाख तक टैक्स बनेगा ही नहीं अगर 5 लाख तक इनकम आ रही है। पर ध्यान देना, ये रिबेट कब मिलेगी, 5 लाख तक आ रही है टोटल इनकम तो ही मिलेगी। 5 लाख से 10 रुपये भी इनकम ज्यादा हो गई, मान लो 5 लाख 10 भी हो गई, रिबेट नहीं मिलेगी, ये रिबेट नहीं मिलेगी। 5 लाख तक है टोटल इनकम तो ही मिलेगी रिबेट। और ये रिबेट जो है वैसे तो स्पेशल इनकम से नहीं मिलती, पर यहाँ बता रखा है कैपिटल गेन से नहीं मिलेगी 1 और 2 से। वैसे यहाँ मिस्टेक कर रखी है, जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है ना उससे कुछ भी नहीं मिलता। तो स्पेशल इनकम तो और भी होती है, लॉटरी की भी होती है, शॉर्ट टर्म गेन भी होता है, पर यहाँ बोल रखा है कि बस कैपिटल गेन 1 और 2 से नहीं मिलेगी, बाकी से मिल जाएगी। आपको तो इतना याद रखना है, स्पेशल इनकम से रिबेट नहीं मिलती, बात खत्म। और ये फालतू पॉइंट है, वैसे कुछ भी काम का आपका पॉइंट नहीं है। आगे बता रखा है जो रिबेट है ये आप कैसे निकालोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले रिबेट निकालोगे। सेस तो लास्ट में ऐड करना है, सारा काम कर लिया उसके बाद लास्ट में सेस ऐड करना है, पहले मत कर देना सेस ऐड। ये था रिबेट 87A वाली। अब इसके बाद फर्म और लोकल अथॉरिटी, फर्म और लोकल अथॉरिटी पे लगेगा फ्लैट रेट, 30% की रेट से टैक्स लगेगा। 1 लाख की इनकम आ रही मान लो एक फर्म की, या LLP की 1 लाख की इनकम है, सीधा 30% लगा दो, काम खत्म। कंपनी के केस में क्या है, 2 तरह की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, या तो कोई इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट इंडिया वाली इनकम से करती है, वो भी डोमेस्टिक कंपनी मान ली जाती है, ठीक है। अब इंडियन कंपनी मतलब जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो कंपनी सेट में रजिस्टर्ड है, जो इंडियन कंपनी सेट में क्या है रजिस्टर्ड है, वो बन जाती है इंडियन कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी क्या हो गई, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन में है, वो होती है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट दे रखी है 35% की फ्लैट रेट दे रखी है। डोमेस्टिक कंपनी में क्या दे रखी है, 2 रेट दे रखी है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है
23-24 का मतलब 2 साल पुराना। अपना करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। 25-26 के लिए कब का टर्नओवर देख रहे हैं अपन? 2 साल पुराना देख रहे हैं। करंट ईयर से मतलब नहीं है, करंट ईयर में कितना भी होता है, 1000 करोड़ होता है, 2000 करोड़ हो, लास्ट ईयर से भी मतलब नहीं है। कब का देखेंगे? 23-24 का टर्नओवर। अगर 400 करोड़ रुपए तक है, 400 करोड़ रुपीज तक है तो 25% रेट लगा देना। 400 करोड़ से ज्यादा है, 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% की रेट लग जाएगी। मान लो आपको टर्नओवर दे नहीं रखा तो 25 लगाओगे। देखो मैंने टिक लगा रखा है। मान लो कंपनी न्यू बनी थी, लास्ट ईयर बनी थी या तो या करंट ईयर में बनी थी, 2 साल पहले थी ही नहीं, तो अभी 25 लगाओगे। ऐसे सभी केस में क्या लगाओगे? 25। ऐसे सभी केस में लगाओगे 25। तो ये है फ्लैट रेट। अब फ्लैट रेट का मतलब ये मत समझ लेना कि सरचार्ज और सेस नहीं जोड़ोगे, सरचार्ज और सेस तो लगेगा, वो अलग है। ये तो खाली टैक्स की रेट की बात चल रही है, टैक्स देख रहे हैं अपन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक बकवास स्लैब लगता है। बकवास स्लैब क्या है? 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 वाली पे 20% और अबाउ 20,000 30%। देखो क्या कचरा बना रखा है। इससे बढ़िया तो पूरे पे 30 लगा देते। 20,000 से ऊपर 30 लगाने की क्या जरूरत थी, पूरे पे लगा देते। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब है। अब अपन देख रहे हैं सरचार्ज। टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है, बेसिकली अमीर लोगों पे लगता है जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। सबसे पहले वो स्लैब वालों का देख लेते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल यूनिक पर्सन। इन स्लैब वालों पे सरचार्ज की क्या रेट है? तो इनकी टोटल इनकम अगर 50 लाख तक आ रही है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ आ रही है तो 10% ऑफ टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़ आ रही है तो 15% ऑफ टैक्स, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आ रही है तो 25% ऑफ टैक्स, और 5 करोड़ से भी ज्यादा आ रही है तो 37% ऑफ टैक्स ये सरचार्ज लगेगा। नील, 10, 15, 25, 37 ये सरचार्ज लग जाएगा। और ये सरचार्ज का कोई स्लैब नहीं है, फ्लैट रेट है। मान लो एक बंदा अमन की 6 करोड़ की टोटल इनकम आ रही है तो 6 करोड़ पे जो भी टैक्स आया ना उस पर लग जाएगा 37%, सीधा 37 लगेगा। ऐसा नहीं स्लैब लगाओगे, ये स्लैब नहीं है ये। तो ये है सरचार्ज की रेट। अब आगे बता रखा है सरचार्ज की जो हाई रेट है ना 25 और 37 वाली, ये दो 25 और 37 वाली, ये कुछ इनकम पे नहीं लगती। कुछ इनकम पे ये रेट नहीं लगाएंगे अपन। कौन कौन सी इनकम पे? एक तो कैपिटल गेन 111A वाला, शॉर्ट टर्म गेन। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है 111A में। 111A में क्या बता रखे? स्टॉक मार्केट वाले एसेट बता रखे। मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट वाले कौन से एसेट बता रखे? 3 एसेट बता रखे वहाँ पे, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन 3 एसेट में अगर आपको एसटीसीजी होता है तो 111A में एक स्पेशल रेट आती है 20% की, उससे टैक्सेबल होता है। तो उस एसटीसीजी पे आप ये हाई सरचार्ज नहीं लगा सकते। मान लो वो एसटीसीजी आपको 8 करोड़ का हो रहा है तो आप बोलोगे 8 करोड़ का है तो 37 लगेगा, नहीं, मैक्सिमम 15 ही लगा पाओगे। कितना लगा पाओगे? 15 ही लगा पाओगे। ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक तो 112 में होता है, एक 112A में। 112A में तो क्या होता है? उन 3 एसेट का, स्टॉक मार्केट वाले एसेट का होता है। और 112 में क्या होता है? बाकी बचे हुए एसेट का, एलटीसीजी, जैसे लैंड का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, या अनलिस्टेड शेयर्स का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, ये 112 में। और एक डिविडेंड की इनकम, एक डिविडेंड की इनकम। इन 3 इनकम पे सरचार्ज की मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है? एसटीसीजी 111A वाला, एलटीसीजी 112A वाला और डिविडेंड की इनकम मैक्सिमम कितना हो सकता है सरचार्ज? 15% हो सकता है, हाई वाला नहीं लगेगा। आप बोलेगे कि अदर एसटीसीजी क्यों नहीं लिए यहाँ पे? मतलब अदर असेट पे अगर एसटीसीजी होता है, जैसे लैंड पे एसटीसीजी हो गया या अनलिस्टेड शेयर्स पे एसटीसीजी हो गया, तो उसको क्यों नहीं दिया? देखो अदर जो एसटीसीजी होता है ना उसका कोई भी स्पेशल सेक्शन है ही नहीं। मतलब वो क्या है अदर एसटीसीजी? जनरल इनकम। वो तो जनरल इनकम है, वो जनरल इनकम है, वो स्पेशल इनकम होती ही नहीं, वो जनरल इनकम है। ठीक है। अब एक पॉइंट और दे रखा है, एक रहम कर रखा है डिपार्टमेंट वालों ने आपके ऊपर। क्या रहम कर रखा है वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एक बंदा मिस्टर रोहित, पहले केस में देखो इसकी कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम 15 लाख है, अदर इनकम 30 लाख है, टोटल इनकम 45 लाख होगी। बताओ सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज लगेगा ही नहीं, कोई सी भी इनकम में नहीं लगेगा। 50 लाख तक तो लगता ही नहीं है। दूसरे केस में कैपिटल गेन वाली इनकम और डिविडेंड की इनकम 50 लाख है, अदर इनकम इसकी 40 लाख है, तो टोटल इनकम इसकी 90 लाख की हो गई। 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ 10% की रेट लग जाएगी। जो भी इनकम पे टैक्स बनेगा, चाहे वो कैसी भी इनकम हो, 10 लगेगी दोनों पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। केस 3 में अपन सरचार्ज क्या देख के लगाते हैं? टोटल इनकम देख के लगाते हैं ना। टोटल इनकम देखते हैं अपन, ऐसे थोड़ी देखते हैं अदर इनकम देखते हैं या कैपिटल गेन की इनकम देखते हैं, अपना टोटल इनकम देख के लगाते हैं। केस 3 80 लाख कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम, अदर इनकम 90 लाख, टोटल है 1 करोड़ 70 लाख का। 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़, 15% की रेट लगा देंगे। 15% में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है? 25 और 37 में दिक्कत आ रही है। तो अब देखते हैं केस 4। देखो कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम है 2.20 CR, अदर इनकम 40 लाख, तो टोटल हो गई 2.60 CR। 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ 25 लगना चाहिए प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो पर कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम पे तो मैक्सिमम 15 लग सकता है, तो इसमें तो लगा दिया 15। कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स आएगा उसमें तो 15 लगाएंगे सरचार्ज। अब यहाँ देखो अदर इनकम पे क्या लगना चाहिए था? बताओ। अदर इनकम जैसे मान लो अदर इनकम है 40 लाख, तो क्या लगना चाहिए था? आप बोलोगे कि नील लगा देते हैं। अरे अदर इनकम थोड़ी देखते हैं, तो टोटल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25 लगना चाहिए था। कितना लगना चाहिए था? 25 लगना चाहिए था। पर डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ रहम किया। क्या रहम किया? वो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं अगर आपकी जो टोटल इनकम है ना
2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, यहाँ देखो 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है? इस कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के चक्कर में जा रही है। तो आप ऐसा करो, आपकी जो अदर इनकम बच गई उस पर जो टैक्स आएगा उस पर आप सरचार्ज एक लेवल नीचे लगा देना, एक लेवल नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं, एक लेवल नीचे। मैंने क्या बोला, अगर आपकी जो टोटल इनकम है ये 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम होती ही नहीं, तो आपकी टोटल इनकम बताओ 2 करोड़ के नीचे ही रहती ना, 2 करोड़ से ज़्यादा थोड़ी जाती, ये तो 40 लाख ही रहती। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप ऐसा करना, जो आपकी अदर इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उसमें वैसे तो 25 लग रहा है, आप 25 की जगह एक लेवल नीचे वाला मतलब 15 लगा दो, 15 लगा दो। अब अगला देखो, अगला केस, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम 1 करोड़ है, अदर इनकम 2.5 करोड़ है, टोटल हो गई 3.5 करोड़। वैसे तो 25 लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो आप 15 लगा पाओगे, वो 15 लगा दिया। बताओ अदर इनकम पे यहाँ कितना लगाओगे? जहाँ 25 ही लगेगा। क्यों? यहाँ देखो आपकी जो टोटल इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, वो बताओ कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम के कारण जा रही है क्या? मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम नहीं भी होती है, 1 करोड़ नहीं भी होता, तो जो अपने आप में अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज़्यादा थी, अपने आप में ही 2 करोड़ से ज़्यादा थी, तो यहाँ वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट कब मिलेगा? अगर आपकी जो टोटल इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है? इस कैपिटल गेन और डिविडेंड के इनकम के कारण जा रही है, तो वो बेनिफिट मिलेगा। अब पॉइंट नंबर 6 देख लो, कैपिटल गेन वाली इनकम है 3 करोड़, अदर इनकम 4 करोड़, टोटल इनकम हो गई 7 करोड़। तो वैसे तो लगना चाहिए 37, पर कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 ही लग सकता है, इससे तो लगाया 15। अब अदर इनकम पे कितना लगाओगे? 37 लगना चाहिए, 5 से ज़्यादा 37 लगना चाहिए, पर यहाँ भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रहम कर दिया आपके ऊपर। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6 जो मैंने ब्लू कर रखे हैं ना, इन दोनों केस रहम वाले केस है। रहम कैसे किया? यहाँ भी गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी जो टोटल इनकम है 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है? वही कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है। तो आप ऐसा करो, जो आपकी अदर इनकम है उस पर एक लेवल नीचे वाला सरचार्ज लगा लो। 37 लगना चाहिए, आप तो 25 लगा लो, बस उसी में हम खुश हो जाएंगे, उस पर 25 लगा दो। अब केस 7 देख लो, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम 3 करोड़ की है, अदर इनकम 6 करोड़ की, टोटल हो गई 9 करोड़ की। 37 लगना चाहिए, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 ही लगा पाओगे, 15 लगा लिए। अब अदर पे कितना लगाओगे? अदर पे यहाँ 37 लग जाएगा, यहाँ रहम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ रहम का बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? अगर कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम नहीं भी होती तो ये तो अपने आप में 5 से ज़्यादा थी, अपने आप में 5 से ज़्यादा थी, तो यहाँ नहीं मिलेगा। ये था ये केस। क्या केस था? देखो, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है? कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण, तो जो सरचार्ज रेट लगेगी अदर इनकम वाली टैक्स पे, अदर इनकम वाले टैक्स पे, वो कितनी लगेगी? 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले में 25 की जगह 15 लगेगी, और 5 करोड़ से ऊपर वाले में 37 की जगह 25 लगेगी, एक लेवल नीचे लगेगी। ये पॉइंट नंबर 2 जो था ना, नोट नंबर 2, उसका एग्जाम्पल समझा दिया मैंने, एक क्लैरिफिकेशन आ रखा था। अब ये एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी काम का नहीं है, एग्जाम के पर्पज से बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे ये हाई सरचार्ज नहीं लगता। ये सब इंटर लेवल में पूछे जाते हैं, फाइनल लेवल के कुछ भी काम के नहीं। वैसे भी फाइनल लेवल में आपके कंपनी के, अदर एंटिटीज़ के, फर्म के, इनके टैक्सेशन आता है। इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन आता है वो डबल टैक्स रिलीफ का आता है, और कुछ भी इंडिविजुअल की ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, और टैक्स निकालने का जो क्वेश्चन आता है डबल टैक्स रिलीफ का आता है बस। तो वहाँ इस गंदगी होती नहीं, वहाँ ऐसी कुछ गंदगी काम की नहीं होती। अब आते हैं फर्म लोकल अथॉरिटी पे सरचार्ज क्या लगेगा। टोटल इनकम 1 करोड़ तक है, कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स, बस इतना ही है फर्म लोकल अथॉरिटी का। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर बता रखा है इन्होंने, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़ है तो 7% ऑफ टैक्स, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी के लिए बता रखा है 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ तक है 2% ऑफ टैक्स, और अबाउट 10 करोड़ है तो 5% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी में देखो सरचार्ज की रेट कम है, कम क्यों है? क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है, तो फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट ज़्यादा कर दी, सरचार्ज कम कर दिया, ये कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने। तो डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या है? 0.712, फॉरेन कंपनी पे क्या है? 0.25। डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये क्या कर रहे हैं? बराबर लाने का ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो दोनों का सरचार्ज क्या कर दिया? सेम कर दिया। हालांकि टैक्स रेट अलग है, डोमेस्टिक कंपनी में तो 25 और 30% है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे गंदा सा स्लैब बना रखा है ना वो, हालांकि वो 30% ही है वैसे तो, लेकिन वो गंदा सा स्लैब है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से लास्ट में लगेगा टैक्स और सरचार्ज, अगर लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे, दोनों के टोटल का 4% लगेगा, दोनों के टोटल का 4% लगेगा, और सभी केस में सभी एसएससी पे लगेगा। अब अपन एक कंसेप्ट देख रहे हैं मार्जिनल रिलीफ का। ये क्या है कंसेप्ट? जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तब आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। कब मिलती है? जब आपकी इनकम जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है ना, उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये मार्जिनल रिलीफ मिलती है। जैसे मान लो इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज लगना कभी स्टार्ट होता है, बताओ 50 लाख के बाद लगता है, तो 50 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा इनकम आपकी 51 लाख है, 50 लाख 50,000 है, 52 लाख है। ऐसे ही मान लो इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज की रेट कब चेंज होती है?
1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे और 5 करोड़ पे, यही तो चेंज होती है इंडिविजुअल के केस में। तो आपकी इनकम कितनी आ रही है, 1 करोड़ 1 लाख है, या 2 करोड़ 1 लाख है, या 5 करोड़ 1 लाख है, या 5 करोड़ 2 लाख है, या 5 करोड़ 50,000 है, ऐसे है आपकी इनकम, थोड़ी बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया है क्या? कोई क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके तो 2,20,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास होती है, इतनी ज़्यादा होती है तो काम चल जाता है, तब आपको रिलीफ मिलती है। मान लो आपकी इनकम 55 लाख है, निकाल के देखना मार्जिन रिलीफ नेगेटिव आएगी, नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत, तो आपको याद रखना है कि याद नहीं रखना। फिर आप बोलोगे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? पहली बात तो कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। गलती से मार्जिन रिलीफ पूछ भी ली ना, एमसीक्यू बन के आएगा, उसमें क्लियर लिखेगा कैलकुलेट मार्जिन रिलीफ, और वो आपको इनकम ऐसे ही देगा, फिर आसपास की इनकम देगा, थोड़ी बहुत ज़्यादा वाली, थोड़ी बहुत ज़्यादा वाली। तो इस अकॉर्डिंग मार्जिन रिलीफ का आपको कंसेप्ट मिलता है। ऐसे ही मान लो कंपनी के केस में 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है और 10 करोड़ पे रेट चेंज होती है। तो कंपनी की इनकम मान लो क्वेश्चन में दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख। फर्म के केस में तो एक ही चीज़ है, 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, रेट तो चेंज होती नहीं फर्म के केस में। 1 करोड़ के ऊपर लगता है ना 12% वाला, तो फर्म की इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 50,000, तो ऐसे केस में मिलेगी आपको मार्जिनल रिलीफ। अब इसकी देखो कैलकुलेशन कैसे होगी वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेंगे। एक कंपनी एबीसी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, 1 करोड़ 1 लाख की टोटल इनकम दे रखी है। देखो सरचार्ज 1 करोड़ पे लगना स्टार्ट होता है, 1 करोड़ के बाद लगना स्टार्ट होता है डोमेस्टिक कंपनी पे, तो उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा दे दी। अब इस क्वेश्चन में अपन को मार्जिनल रिलीफ निकालनी है। टर्नओवर भी दे रखा है इसका आपको 2 साल पुराना, 402 करोड़ का, तो 30% की टैक्स रेट लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 करोड़ 1 लाख पे आप टैक्स निकाल लो, जो ओरिजिनल इनकम दे रखी है फिर टैक्स निकालो, 30% टैक्स लगाया, सरचार्ज भी लग जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है डोमेस्टिक कंपनी पे, क्या रेट है बताओ, नील 712, 7% का सरचार्ज लग जाएगा, 7% ऑफ टैक्स का सरचार्ज लगा दिया। ये आपकी फिगर आ गई। अभी एक बार सेस को भूल जाना, सेस बाद में करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का काम लास्ट में होता है, उसको भूल जाना। अभी पहले रिलीफ वगैरह रिबेट वगैरह सब लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद सेस ही सेस लास्ट में आता है। अब आप क्या करो, उसके आसपास की जो इनकम है उस पर टैक्स निकालो। आसपास की इनकम मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ है ना, जहाँ सरचार्ज 1 करोड़ तक लगता नहीं था, 1 करोड़ के चक्कर में अपन को निकालना पड़ रहा है, तो आसपास की इनकम एक तरीके से होगी 1 करोड़। मान लो क्वेश्चन में दे रखी होती डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 करोड़ 1 लाख, तो स्टेप 2 में टैक्स किस पे निकालते हैं, 10 करोड़ पे। तो स्टेप 2 में अब क्या करो आप, अब दूसरे स्टेप में आप आसपास की इनकम 1 करोड़ पे टैक्स निकालो। इस क्वेश्चन में 1 करोड़ 1 लाख दे रखी तो 1 करोड़ पे टैक्स निकालो। 1 करोड़ पे टैक्स निकाला, 30%। सरचार्ज लगेगा क्या, सरचार्ज लगेगा ही नहीं, 1 करोड़ तक तो लगता ही नहीं है, तो 30 लाख का टैक्स आ गया। अब देखो आपने 1 करोड़ 1 लाख कमाए, आपका टैक्स बन रहा है 32,42,100। आप अगर 1 करोड़ कमाते तो टैक्स बनता 30 लाख का। 1 करोड़ क्या बोलते हैं, 1 लाख ज्यादा कमाने के चक्कर में आपका टैक्स एक्स्ट्रा बन गया 2,42,100 का। 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपका 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए और टैक्स आ गया 242,100 का। आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर गया सरचार्ज के कारण। अब मिलेगी आपको मार्जिन रिलीफ। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे केस में चिंता मत करो, आप क्या करो, जो स्टेप 2 में 1 करोड़ पे टैक्स आया, एक तो हमको वो दे दो, आप एक 1 करोड़ से ऊपर जितनी इनकम कमाई है वो पूरी की पूरी हमको दे दो। तो 1 करोड़ पे जो टैक्स आया वो दे दो एक तो, और एक 1 करोड़ के ऊपर जितनी इनकम कमाई है, देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में 1 करोड़ 1 लाख कमाया है, और 1 करोड़ से ऊपर कितना कमाया है 1 लाख, वो पूरा 1 लाख को दे दो। तो 31 लाख हमको दे दो, जबकि आपका टैक्स तो बनता था 32,42,100 का, और हमको आप कितना दे दो 31 दे दो। तो डिफरेंस ही क्या है, मार्जिन रिलीफ। 142,100 का डिफरेंस ये क्या है, मार्जिन रिलीफ। तो टैक्स टू बी पेड गवर्नमेंट कितना मांग रही है आपसे 31 लाख, तो ये 31 लाख आपको गवर्नमेंट को देने हैं, प्लस लास्ट में इसमें 4% सेस ऐड कर देना, लास्ट सेस लास्ट में हो जाएगा। ये आपकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी या टोटल टैक्स पेएबल, ये आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो देखो मार्जिन रिलीफ कैसे निकलती है, सबसे पहले जो भी ओरिजिनल इनकम आपको दे रखी है उस पर टैक्स निकाल लो बिना सेस के, सेस भूल जाना एक बार। जो भी दे रखी 51 लाख, इंडिविजुअल के केस में 51 लाख देगा, या 1 करोड़ 1 लाख देगा, 2 करोड़ 1 लाख देगा, 2 करोड़ 50,000 देगा, 5 करोड़ 2 लाख देगा, 5 करोड़ 50,000 देगा, ऐसा देगा, उस पर टैक्स निकाल लो। फिर टैक्स निकालो आसपास की इनकम। आसपास की इनकम देखो इंडिविजुअल के केस में या तो 50 लाख पे निकलेगा, या 1 करोड़ पे, या 2 करोड़ पे, या 5 करोड़ पे, इन्हीं पे निकलेगा, जो भी केस होगा उस अकॉर्डिंग। फर्म के केस में 1 करोड़ एक ही केस होता है, कंपनी के केस में या तो 1 करोड़ पे निकलेगा या 10 करोड़ पे निकलेगा, जो भी केस होगा उस अकॉर्डिंग निकल जाएगा। स्टेप 2 में इस पे टैक्स निकाल लो, और ये भी बिना सेस के निकालना है, एज पर केस, जो भी केस हो उस अकॉर्डिंग निकाल लो। स्टेप 3 में जो स्टेप 2 वाला टैक्स आया, एक तो वो मांग रही है गवर्नमेंट, एक स्टेप 2 वाली जो इनकम और स्टेप 1 वाली जो इनकम है, इनका जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा इनकम पूरी गवर्नमेंट को दे दो, ये आ जाएगा टैक्स टू बी पेड। तो रिलीफ क्या आएगी, बनता तो आपका स्टेप 1 वाला टैक्स था, ओरिजिनल टैक्स तो स्टेप 1 में निकाला था, लेकिन गवर्नमेंट मांग रही है स्टेप 3 वाला टैक्स, ये आ जाएगी आपकी मार्जिन रिलीफ, ये आ जाएगी मार्जिन रिलीफ।
अब गवर्नमेंट को जमा क्या करवाना है, जो स्टेप 3 में आपने टैक्स टू बी पेड निकाला था ये दे देना, जमा करवा देना, प्लस लास्ट में इसमें 4% से सेट कर देना, ये आ जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इस अकॉर्डिंग मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाया था, ये कंसेप्ट भी पूरा करवा दिया मैंने आपको, अभी भी बता दिया एक एग्जाम्पल लेके। अब अपन देखते हैं आगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये क्या होती है। टोटल टैक्स निकाल लो सेसी का, इंक्लूडिंग सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगा लो और सेस भी लगा दो। टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम कर दो, इनटू 100 कर दो, ये आ जाती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। काम क्या आती है, अभी काम नहीं आएगी, ये आएगी डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में काम। वहाँ रिलीफ निकालने में अपन क्या करेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे, तब वहाँ काम आएगी, तब वहाँ डिटेल में आएगी, तब पता चल जाएगा आपको। एक होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है, इंडिविजुअल की जो हाईएस्ट स्लैब रेट है, हाईएस्ट स्लैब रेट बताओ क्या है, 30% होती है ना इंडिविजुअल की, 10 लाख से ऊपर 30%, वही 30% ले लो। हाईएस्ट सरचार्ज क्या है इंडिविजुअल का, 37% ऑफ टैक्स, वो ले लो। और सेस कितना है, 4% ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज। इसी को कैलकुलेट करके बनती है एमएमआर कितनी, 42.744%। एक तरीके से इनकम टैक्स की हाईएस्ट रेट, जनरल रेट में इनकम टैक्स की, जनरल रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की हाईएस्ट रेट हो गई एमएमआर 42.744%, जिसमें सरचार्ज भी आ गया और सेस भी आ गया। अब ये एमएमआर आपको याद रखनी है 42.744%। आप बोलोगे काम क्या आएगी, काम आएगी आगे 2-3 जगह ऐसा होगा जहाँ कुछ एसएससी को एमएमआर की रेट से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अगर एओपीबीवाई कुछ कांड कर देती है तो एक वो केस आएगा। वैसे एओपीबीवाई पे लगता है स्लैब, पर अपन आगे जाके जब एओपीबीवाई का टैक्सेशन देखेंगे वहाँ एक कांड हो गया तो एमएमआर लग जाएगा। ऐसे ही बिजनेस ट्रस्ट के केस में 1-2 इनकम ऐसी होती है जिसमें क्या लग जाता है, एमएमआर लग जाता है बिजनेस ट्रस्ट के केस में, तो वहाँ ही काम आएगी। तो वहाँ सीधा अपन उनकी जो भी इनकम है उसमें सीधा क्या लगा देंगे, 42.744%। इसमें सरचार्ज भी आ गया, सेस भी आ गया, सब आ गया इसमें, तो तब काम आएगी एमएमआर। लेकिन याद आपको अभी रखनी है 42.744%, ठीक है। अब अपन आगे आ जाते हैं। अब अपन देख रहे हैं स्पेशल एंड कंसेशनल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट अपन ने देख ली, फाइनेंस सेट वाली जनरल टैक्स रेट देख ली। अब स्पेशल टैक्स रेट और कंसेशनल टैक्स रेट ये आपको दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। देखो ये सेक्शन है ना, इनकम टैक्स एक्ट के। फाइनेंस एक्ट में मैंने सेक्शन लिखे ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि शेड्यूल 1 में दे रखी है वो, जो जनरल टैक्स रेट दे रखी है, जो सरचार्ज दे रखा है, जो सेस दे रखा है, सब कहाँ दे रखी है, शेड्यूल 1 में। अब ये कहाँ है, ये इनकम टैक्स रेट की दे रखी है स्पेशल टैक्स रेट। अब स्पेशल टैक्स रेट जो है कंपलसरी होती हैं इन इनकम पे। अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट ही लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए स्पेशल रेट ही लगेगी। अब ये स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम है ये अपन चैप्टर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जिस चैप्टर में जो आएगी उस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, तभी आपको डिटेल में समझ में आएंगी। यहाँ मैंने सारी स्पेशल टैक्स रेट की जो इनकम है सारी की सारी लिख दी है, ताकि एक बार आपको ओवरव्यू दे सकूँ मैं। बाकी सब चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से जो लिंक है वहाँ आएंगे। सबसे पहले देखो कैपिटल गेन में 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 111A, 112A और 112। 111A क्या है, एसटीसीजी होता है, आपको स्टॉक मार्केट वाले एसेट पे 20% की रेट लगती है। 112A क्या है, एलटीसीजी होता है, स्टॉक मार्केट वाले एसेट पे तो 1.25 लाख तक तो हो जाता है एग्जेम्प्ट, और एक्सेस वाला हो जाता है टैक्सेबल 12.5% से। मान लो 3 लाख का हुआ तो 3 लाख में से 1.25 लाख तो एग्जेम्प्ट कर दो, तो बचा कितना, 1.75 लाख, उस पर लगा दो 12.5% की रेट। 112 अदर एसेट पे अगर आपको एलटीसीजी होता है, अदर एसेट मतलब लैंड पे, अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह पे, ज्वेलरी वगैरह पे, तो 12.5% की रेट लगती है। 112A और 112 में बराबर रेट है, बस 112A में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है आपके, ये 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट, जो 112 में नहीं है। आप बोलोगे अदर एसटीसीजी, स्टॉक मार्केट वाले एसेट को छोड़ के बाकी एसेट पे एसटीसीजी होता है, तो मैंने बताया था वैसे आपको वो जनरल इनकम मानी जाती है, उस पर तो जनरल रेट लगती है, या तो जनरल लगाओ या कंसेशन लगाओ। ये तो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे तीनों सेक्शन। इसके बाद पीजीबीपी में 2 सेक्शन आएंगे। अगर आपको पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम हो रही है, ऐसे पेटेंट जो आपने इंडिया में बनाए तो उस पर काफ़ी कम रेट से 10% की रेट से टैक्स लगता है 115BBF में। दूसरा आपको कार्बन क्रेडिट से इनकम हो रही है, कार्बन क्रेडिट वाली इनकम 115BBG में जाती है, ओनली 10% की इनकम, 10% की रेट से टैक्स लगता है। ये 2 इनकम अपन पीजीबीपी में दिखा देते हैं, पीजीबीपी की इनकम दिखा देते हैं इनको। बाकी पीजीबीपी में और भी काफ़ी इनकम होती है, वो सब जनरल होती है, बस ये 2 स्पेशल होती है। इसके अलावा अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में 4 इनकम आएंगी अपनी। लॉटरी वाली इनकम 115BB में 30% की रेट से टैक्सेबल होती है। ऑनलाइन गेम 115BBJ में 30% टैक्सेबल होता है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट को बेचने से इनकम होती है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन को बेचते हो तो कैपिटल गेन नहीं होता, वो क्या है 115BBH में 30% से अदर सोर्स की इनकम बनता है, टैक्सेबल होता है। BB, BBJ, BBH। एक आएगी 115BB, आपको इंडिया की ब्लैक मनी, आपकी इंडिया की ब्लैक मनी पकड़ी गई, इसको अपन अनडिस्क्लोज इनकम भी बोलते हैं। तो जो इंडिया की ब्लैक मनी आपकी पकड़ी गई है उस पर 60% का टैक्स लगता है। आप बोलोगे फॉरेन की ब्लैक मनी पकड़ी गई तो, बाहर की ब्लैक मनी पकड़ी गई तो वो उसके लिए अलग से एक्ट है, ब्लैक मनी एक्ट। इंडिया की ब्लैक मनी तो इनकम टैक्स नहीं कवर हो जाती। अब ये तो बता दिया मैंने आपको। देखो अदर सोर्स वाली जो चारों इनकम है, चारों गंदी इनकम है, लॉटरी, ऑनलाइन गेम, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऐसी चीज़ें हैं जो बर्बाद कर देती हैं लोगों को। और ये ब्लैक मनी तो वैसी गंदी इनकम है, तो गंदी इनकम पे देखो टैक्स रेट 30% है, और ब्लैक मनी पे और भी हाई है 60%। अगला 2 सेक्शन अपन पढ़ेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में। एक तो एनोनिमस डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट को गुप्त दान मिलता है तो उस पर 30% टैक्स लग जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट अगर कुछ कांड कर देता है, उसकी डीम्ड इनकम बन गई, उस डीम्ड इनकम पे भी क्या लग जाता है, 30% का टैक्स लग जाता है। बीबीसी और बीबीआई में पढ़ेंगे।
इसके अलावा एक चैप्टर आएगा अपना एनआर टैक्सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, जहाँ अपन नॉन रेजिडेंट का और फॉरेन कंपनी का टैक्सेशन देखेंगे। तो वहाँ नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेसिफिक कुछ सेक्शन बना रखे हैं, 115A, AB, AC, AD, BBA। तो वहाँ नॉन रेजिडेंट की कुछ स्पेसिफिक इनकम बता रखी है जिन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। जैसे मान लो एक खिलाड़ी है रिकी पॉन्टिंग, नॉन रेजिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, तो उसके 115 BBA में 20% रेट लगती है। वो सब अपन देखेंगे कहाँ, एनआर टैक्सेशन। तो ये हैं सारे स्पेशल रेट के सेक्शन, इसके अलावा कोई स्पेशल रेट नहीं है, बस यही स्पेशल रेट है, सारे मैंने यहाँ लिख दिए। ए, AB, AC, AD, BBA, ये नॉन रेजिडेंट में देखेंगे। आप बोलोगे बाकी वाले सेक्शन जो ऊपर वाले थे वो देखो सब पे लग जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, उससे मतलब नहीं है। जो स्पेसिफिक फॉर नॉन रेजिडेंट है वो ये वाले A, AB, AC, AD, BBA, ये अपन स्पेसिफिक कहाँ देखेंगे, एनआर टैक्सेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। एनआर टैक्सेशन स्पेशली नॉन रेजिडेंट किया, वो रेजिडेंट के है ही नहीं वो सेक्शन, खाली नॉन रेजिडेंट के। तो ये स्पेशल टैक्स रेट थी जो कंपलसरी है। अब इनके लिए कुछ खास बातें बता देता हूँ मैं, वैसे तो मैं चैप्टर वाइज बताता जाऊँगा आपको, जिस जिस चैप्टर में आएंगे तब बार बार बताऊँगा मैं आपको, लेकिन एक बार यहाँ भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो टैक्स रेट दे रखी है ना, ये खाली टैक्स रेट है। अगर सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज अलग से लगाएंगे और सेस भी लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं इसमें सब आ गया, नहीं, सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस तो लगेगा ही। तो सरचार्ज सेस और लगेगा, पहली बात सभी सेक्शन में। ये खाली टैक्स रेट दे रखी है। दूसरा, ये जो टैक्स रेट दे रखी है सभी एसएससी के लिए सेम है, इंडिविजुअल के लिए भी यही है, कंपनी के लिए भी यही है, फर्म के लिए भी यही है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को अलग बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा ये जो सभी रेट दे रखी है ना, सारी फ्लैट रेट है, मतलब यहाँ कोई स्लैब वगैरह कुछ नहीं लगेगा। कंपनी फर्म पे तो वैसे भी फ्लैट लगती है, लेकिन इंडिविजुअल में यहाँ स्लैब का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, भूल जाओ स्लैब वगैरह। मान लो एक इंडिविजुअल को 5 लाख की लॉटरी की इनकम हुई, अमन की कोई और इनकम नहीं थी, आप बोलोगे वो स्लैब का बेनिफिट दे देंगे 2.5 लाख तक नील कर दे, मत कर देना। 5 लाख पे सीधा 30% लग जाएगा, सीधा 30%। फ्लैट रेट है, क्या है फ्लैट रेट। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, ऊपर के जो कैपिटल गेन वाले 3 सेक्शन है ना, 3 सेक्शन, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, इंडिया के इंडिविजुअल को, उसमें क्या दे रखा है इन 3 सेक्शन में कि वो स्लैब का बेनिफिट लेना चाहे तो ले सकता है। अगर उसकी अदर इनकम है नहीं, मान लो अदर इनकम नहीं है, तो फिर वो इनमें से ले सकता है। खाली उस गरीब इंडिविजुअल को ये बेनिफिट दे रखा है, वो भी खाली कैपिटल गेन वाले में, खाली कैपिटल गेन वाले में। हालांकि वो याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आप तो बस इतना मानो फ्लैट रेट है, आप तो दिमाग में फिट कर लो फ्लैट रेट है, सीधी लगानी है आपको, तो वही आपके लिए सही रहेगा, वही आपके दिमाग में फिट करना चाहिए आपको कि फ्लैट रेट है, कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भूल जाओ बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को, भूल जाओ बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को, भूल जाओ। इसके अलावा जो स्पेशल रेट है, इन स्पेशल रेट से कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। हाँ, कैपिटल गेन में मिल जाता है, कैपिटल गेन में तो अपन कैलकुलेशन करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट वगैरह, वो तो मिलता ही है, सेल माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कॉस्ट, वो अलग बात है। बाकी जो भी स्पेशल रेट है ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। मान लो 5 लाख की लॉटरी की इनकम हुई, लॉटरी की इनकम के लिए आपका 1 लाख का खर्चा हो गया, तो 4 लाख की इनकम नहीं लेंगे, 5 लाख लेंगे, 5 लाख पे रेट लगेगी। इसके अलावा ये सारी स्पेशल रेट से चैप्टर 6 का 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलता। जो हेडिंग सी वाले क्या बोलते हैं, चैप्टर 6 वाले डिडक्शन होते हैं सेक्शन 80C से 80U तक, 80C से 80U तक कोई भी सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो जीटीआई में से मिलते हैं ना, वो जनरल इनकम से मिलते हैं, स्पेशल इनकम से नहीं मिलते। तो ये सब स्पेशल इनकम की कुछ खास बातें हैं। आप बोलोगे स्पेशल टैक्स रेट मैंने बता तो दी, इसके अलावा भी कोई और होती है क्या, हो सकती है क्या? 1-2 केस आएंगे जिसमें अपन एमएमआर की रेट से टैक्स लगाएंगे। मैंने बताया था अगर एओपीबीवाई कुछ कांड कर देती है या मान लो बिजनेस ट्रस्ट कुछ कांड कर देता है तो वहाँ एमएमआर लगता है, वो अपन देख लेंगे बाद में। तो वो स्पेशल रेट है नहीं, एमएमआर तो एक रेट अपन ने पढ़ी ली ऑलरेडी, तो वो कुछ कांड वाला केस है वो। तो स्पेशल रेट तो बस यही है, इसके अलावा कहीं कोई और रेट नहीं है, कोई भी रेट नहीं है, कोई भी रेट आपको याद नहीं रखनी, बस यही स्पेशल रेट है। सारी की सारी का मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया आपको, बाकी चैप्टर वाइज अपन ये पढ़ते जाएंगे, तब आपको डिटेल में और पता चल जाएगा इनके बारे में। इनके बारे में कॉमन बातें भी मैंने सारी की सारी आपको बता दी यहाँ पे। ये है स्पेशल टैक्स रेट जो इनकम टैक्स में दे रखी है। अब इनकम टैक्स में कंसेशनल टैक्स रेट भी दे रखी है, इनको अपन कंसेशनल टैक्स रेट भी बोलते हैं, ऑप्शनल टैक्स रेट भी बोलते हैं, न्यू टैक्स रेट्स भी बोलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, और अल्टरनेटिव टैक्स रेट भी बोलते हैं। 4 नाम, कंसेशनल, ऑप्शनल, न्यू, अल्टरनेटिव। कंसेशनल, ऑप्शनल, न्यू, अल्टरनेटिव, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो इनको, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। तो ये आपके ऑप्शन दे रखा है, और ये ऑप्शन किसके लिए दे रखा है? ये दे रखा है आपको जनरल रेट इनकम के लिए। जो आप जनरल टैक्स रेट लगाते हो ना जनरल रेट इनकम पे, उस पर चाहो तो आप जनरल टैक्स रेट फाइनेंस के लिए लगा लो, चाहो तो कंसेशनल टैक्स रेट लगा लो। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अब ये ऑप्शन किन किन को दे रखा है? तो इस पर 5 सेक्शन बना रखे हैं, 15 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। BAA, BAB तो कंपनी के लिए बना रखे हैं, BAD, BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बना रखे हैं, और BAC जो स्लैब वाले बंदे हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए बना रखे हैं। मतलब फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं बना रखा। फर्म और लोकल अथॉरिटी को तो जनरल इनकम पे वो फाइनेंस एक्ट ही लगाना पड़ेगा, जो 30% की रेट होती है ना उनकी, वही लगाई, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन किसको है? कंपनी को,
स्लैब वाले बंदों को और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो गंदा स्लैब फॉलो कर ले अपना, चाहे बीएडीबीई कर ले। ऐसे ही कंपनी चाहे तो वो अपनी 25-30 वाली रेट फॉलो कर ले, चाहे तो ये वाली कर ले। ऐसे ही इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन चाहे तो वो ओल्ड स्लैब फॉलो कर लें जो फाइनेंस एक्ट वाला अपन ने देखा था, हाँ, या 15 बीएससी वाला जो स्लैब आएगा वो फॉलो कर ले। इनको दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। कौन सी इनकम के लिए दे रखा है? जनरल इनकम के लिए। ध्यान देना, अगर इनकी स्पेशल इनकम इन लोगों की, लॉटरी की, कैपिटल गेन की, इन पे तो ये रेट लगेगी, स्पेशल वाली रेट। चाहे कुछ भी फॉलो करो, चाहे कुछ भी फॉलो करो, इन पे तो यही लगानी पड़ेगी। जो जनरल इनकम बच गई, हाउस प्रॉपर्टी की, सैलरी की, बिजनेस की, डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, उन इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, उन पे ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन ऐसा है कि हर साल फॉलो करेंगे, एक बार फॉलो कर लिया, अगले साल दूसरा कर लिया, तीसरे साल तीसरा कर लिया, ऐसा नहीं। एक बार जो फॉलो कर लिया, फिर आप अगर मान लो एक बार आपने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जिंदगी भर आपको यही फॉलो करना पड़ता है। जिंदगी भर फिर ये फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आज ये करा, कल अगले साल वो कर लेते हैं, उससे अगले साल वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ये भी है। अभी कंसेशनल टैक्स रेट लाई क्यों गई? देखो कंसेशनल टैक्स रेट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट कम कर दी, इन लोगों की टैक्स रेट कम कर दी, इन लोगों को जो फालतू डिडक्शन मिलते थे ना, जो बकवास डिडक्शन होते थे, वो हटा दिए, वो कम कर दी। तो यहाँ डिडक्शन भी कम है और टैक्स रेट भी कम है। लेकिन जो फाइनेंस सेक्टर है वहाँ डिडक्शन ज़्यादा है पर टैक्स रेट ज़्यादा है, ऐसा है। तो यहाँ क्या है, डिडक्शन कम है पर टैक्स रेट भी क्या है, कम है। फाइनेंस सेक्टर वाले केस में अगर वो फॉलो करते हो तो डिडक्शन वहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी पर वहाँ टैक्स रेट भी आपको ज़्यादा लगेगी। तो गवर्नमेंट एक कंसेशनल का ऑप्शन लेके आई है, इसलिए क्योंकि जो बकवास डिडक्शन होते हैं या जो फर्जी डिडक्शन वाले केस होते हैं उन सबको खत्म करने के चक्कर में ये लेके आई। तो एसएससी को दोनों ऑप्शन दिए गए और काफ़ी सारे एसएससी अब न्यू रिजीम में, मतलब इनको न्यू रिजीम भी बोलते हैं कंसेशन रेट को, इनमें शिफ्ट हो चुके हैं। पर गवर्नमेंट इतनी हाल खराब है गवर्नमेंट के कि अब उनको पुराने रिजीम बंद कर देने चाहिए, जो फाइनेंस एक्ट वाले उनको डिलीट कर देना चाहिए। पर ये लोग इतने नशे में रहते हैं कि वो भी चलने दे रहे हैं, ये भी चलने दे रहे हैं, और पूरे इनकम टैक्स को क्या कर रखा है, कचरा कर रखा है बिल्कुल। अगर वो ओल्ड रिजीम बंद कर दें तो इनकम टैक्स 50% हो जाए, आपका आधा कोर्स हो जाए, और काफ़ी लोगों को बिल्कुल आसान लगे, फिर ये दिक्कत ही खत्म हो जाए इसकी। पर अब इसको कचरा कर रखा है। कचरा क्यों कर रखा है उसका रीजन भी है। इन जो नए वाले रिजीम है ना, ये इनमें क्या है, अगर आप जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है कुछ नहीं मिलती, एक आध मिलती है और बाकी सब हटा दिए उन्होंने। अब उसमें क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो आप, पॉलिटिकल पार्टी को या चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिला करती थी आपको सेक्शन 80G में, 80GGB, 80GGC में। पॉलिटिकल पार्टी को आपने 5 करोड़ रुपए दिए तो 5 करोड़ की आपको डिडक्शन मिल जाती थी ओल्ड रिजीम में। इनमें है नहीं, इनमें है नहीं, ओल्ड रिजीम में मिल जाती थी। अब ये ओल्ड रिजीम को बंद कर देंगे तो वो इनका धंधा बंद हो जाएगा। अभी वो धंधा करते थे ये लोग, पॉलिटिकल पार्टी वाले कैसे धंधा करते थे, मान लो एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लो 5 करोड़ रुपए दिए, वो बैंक से अमाउंट ट्रांसफर करता था, पॉलिटिकल पार्टी उसको वापस कैश में 4.5 करोड़ रुपए लौटा देती थी। पॉलिटिकल पार्टी का भी फायदा होगा 50 लाख का, और बंदे के फायदा होगा। बंदे ने 5 करोड़ दिए, 5 करोड़ पे मान लो 30% टैक्स रेट लगती है, 1.5 करोड़ का टैक्स बचा दिया, 50 लाख की उसकी कॉस्ट है तो 1 करोड़ का टैक्स बचा दिया उसने। लोग ऐसा करते थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले, आपको पता है गवर्नमेंट कौन है, पॉलिटिकल पार्टी वाले ही होते हैं। तो इनको पता है कि ओल्ड रिजीम बंद कर देंगे तो ये धंधा भी बंद हो जाएगा अपना, तो इसलिए चलने दे रहे हैं। तो सरकार में क्या दिक्कत है, सरकार में देखो आपको ऐसा तो लगता है होगा कि सारे भले हैं, सारे भले नहीं है। हाँ, मोदी जी एकदम अच्छे आदमी है, मोदी जी भले होंगे, पर ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में सारे लोग भले बैठे हैं या सीबीडीटी में सारे लोग भले बैठे हैं, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है, सारे ही भले होते ना तो अभी तक तो ये इनकम टैक्स चमक जाता आपका। अभी नया एक्ट भी लेके आ रहे हैं, पर नए एक्ट में भी इनका कोई वो नहीं है कि ठीक करेंगे नहीं करेंगे। नए एक्ट में भी इन्होंने सब कुछ रखा है पुराना वाला, एज इट इज किया है, बस इन्होंने क्या किया, मेहनत क्या की है, सेक्शन नंबर चेंज कर दिए, बस ऐसे हाल है इनके, बताओ। जबकि इसका पर्पस ही क्या था, मोदी जी लेके ही क्यों आए थे कंसेशनल टैक्स रेट, पर्पस ही ये था कि जो पुरानी रिजीम है धीरे धीरे उनको खत्म कर देंगे। और अब तो खत्म करने का टाइम भी आ चुका, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप ये स्लैब की बात करो, 15 बीएससी वाला स्लैब जो न्यू रिजीम है, लगभग 80 to 90% इंडिविजुअल्स, 90% इंडिविजुअल्स इसमें शिफ्ट हो चुके हैं। तो इनको वोट बैंक का भी डर नहीं है कि अब चलो वो बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो डर भी खत्म हो चुका अब तो सब ये फॉलो करने लग गए अब। क्योंकि वहाँ तो क्या है, टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा, अभी पता चलेगा ये स्लैब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी कम रेट है इसमें। और वहाँ तो क्या है, आपको फर्जी डिडक्शन देने पड़ते थे, हाउस रेंट अलाउंस फर्जी दिखाना पड़ता था, फर्जी डोनेशन दिखाना पड़ता था, LIC प्रीमियम फर्जी दिखाना पड़ता था, फर्जी के चक्कर में नोटिस आने का डर भी रहता था डिपार्टमेंट वालों से। तो सब टेंशन ही खत्म यहाँ तो ठीक है, अब जो भी है अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये सेक्शन देख लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहले कंपनी वाली देख लेते हैं। कंपनी के दो सेक्शन है, 15BAA BAB। 15BAA सभी डोमेस्टिक कंपनी, देखो फॉरेन कंपनी यहाँ कवर नहीं है। फॉरेन कंपनी के लिए 35% रेट है, वही लगेगी जनरल रेट इनकम पे 35 लगेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है फॉरेन कंपनी को तो। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए दो सेक्शन बनाए, BAA BAB। BAA में टैक्स रेट बताइए 22% की ओनली, पर यहाँ सरचार्ज जो कंपल्सरी लगता है। यहाँ सरचार्ज फाइनेंस सेक्टर वाला नहीं लगेगा, नील 712, भूल जाओ वो सरचार्ज। यहाँ कंपल्सरी 10% का सरचार्ज लगेगा और सेस लगेगा 4% का। ये रेट हो जाएगी 25.168% की, काफ़ी अच्छी रेट है ये। जबकि जनरल रेट क्या थी 25 और 30 थी, प्लस सरचार्ज लगेगा तो सरचार्ज भी लगाते थे, प्लस सेस और लगाते थे, वो ज़्यादा ही आती थी। तो ये रेट है 22% की टैक्स रेट है, जिसमें सरचार्ज कंपल्सरी 10% लगेगा और सेस लगेगा 4%। डोमेस्टिक कंपनी कोई भी फॉलो कर सकती है। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो एक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी ABC लिमिटेड, जो ये 15BAA फॉलो करती है, ठीक है। अब इसको आपको इनकम दे रखी है, PGBP की इनकम दे रखी है आपको 50 लाख की। इसके अलावा आपको डिविडेंड की इनकम दे रखी है इसकी 5 लाख की। आपको LTCG दे रखा है 112 वाला 10 लाख का। अब क्या करोगे आप, देखो PGBP की इनकम पे तो लगा दोगे 22%, जनरल इनकम है। डिविडेंड की इनकम भी 22% लगा दोगे जनरल इनकम, कोई स्पेशल इनकम थोड़ी है। PGBP और डिविडेंड जनरल इनकम है, आपने कोई स्पेशल सेक्शन थोड़ी देखा इनका, कुछ भी नहीं है। हाँ PGBP में जरूर है, वो अलग इनकम है, पेटेंट वगैरह की, वो अलग केस है। अब बचा LTCG 112 वाला, बताओ क्या लगाओगे? 22 लगाओगे क्या? नहीं, 12.5% लगती है स्पेशल इनकम LTCG, इस पर तो स्पेशल रेट ही लगेगी। ये लगा के आपने टैक्स निकाल लिया, ये आ जाएगा टैक्स। अब यहाँ चुपचाप क्या करना, सरचार्ज ऐड कर देना एट दी रेट 10%, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा 10% ऑफ टैक्स, टैक्स का 10% सरचार्ज ऐड हो जाएगा। और इन दोनों के टोटल का क्या कर देना, 4% सेस ऐड कर देना, बस ये आ जाएगा टोटल टैक्स। यहाँ सरचार्ज लगाने के लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सरचार्ज अपने 10% तो लगा दिया, पर यहाँ तो जनरल जो क्या बोलते हैं 111A वाली जनरल इनकम तो 2 ही थी, LTCG 112 तो स्पेशल इनकम थी, तो इस पर तो चलो फाइनेंस एक्ट का सरचार्ज लगा लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 115BAA फॉलो करते हो तो फाइनेंस एक्ट का सरचार्ज आपके दिमाग से निकाल देना। फिर क्या फॉलो करना है, फिर क्या लगाना है, 10% ही लगाना है, चाहे वो जनरल इनकम हो चाहे स्पेशल इनकम, बस। यहाँ ये सीधा सा केस है, सीधा सा केस है 115BAA। 115BAA में ये फायदा है, सीधा सरचार्ज क्या लगेगा, 10% लगेगा और कंपल्सरी लगेगा। कंपनी की इनकम मान लो 100 रुपीज़ भी आ रही है तो भी लगेगा सरचार्ज, चाहे 100 रुपीज़ आए चाहे 100 करोड़ आए, 10% का सरचार्ज लगाना है आपको, बस बात खत्म, बात खत्म। अब 115BAB ये किसके लिए, ये है डोमेस्टिक कंपनी के लिए ये भी, लेकिन कौन सी डोमेस्टिक कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी इंडस्ट्री है, उसका काम, या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, वो भी कैसी होनी चाहिए, न्यू। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानते, तो उसको अलग से लिख दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वाली कंपनी है वो भी इसमें कवर हो जाएगी 115BAB में। अब इस न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब क्या है, जो कब बनी थी 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। मान लो एक डोमेस्टिक कंपनी 2018 में बनी हुई है, तो बताओ 115BAB में आएगी? नहीं, BAA में आएगी वो, BAB में नहीं आ सकती, BAB नहीं ले सकती वो। तो 1 अक्टूबर 19 उसके बाद बनी है, और जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी 31 मार्च 24 तक, 31 मार्च 24 तक अपना धंधा स्टार्ट कर दिया, वही कवर होगी। मान लो एक कंपनी ने बनी तो 1 अक्टूबर 19 के बाद थी, लेकिन उसने मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया 2025 में, बताओ BAB में आ जाएगी? नहीं, BAA में जाएगी। वो BAA में तो सब जा सकती हैं, पर BAB में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है। एक तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मतलब 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 24, 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च 24 के बीच वाली कंपनीज 1 अक्टूबर 19 के बाद बनी, 31 मार्च 24 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर दिया। और एक कंडीशन हो रहा है, वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी। इसका मतलब एक कंपनी थी हीरो इंडिया लिमिटेड, जो साइकिल वगैरह बनाती थी। उसने देखा एक सेक्शन आया 115BAB जिसमें टैक्स रेट काफ़ी कम है, देखो 15%। उसने सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो उसने एक नई कंपनी बनाई हीरोइन लिमिटेड, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी पूरा का पूरा हीरोइन में ट्रांसफर कर दिया। कब बनाई कंपनी? नहीं, 1 अक्टूबर 19 के बाद, और पूरा काम उस पर ट्रांसफर कर दिया। बताओ उसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल न्यू करना है काम, नया मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करना है। अगर आप अपने पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही स्प्लिट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही ट्रांसफर कर रहे हो नई में, तो नहीं मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर आप न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको नया मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करना है। ये सेक्शन गवर्नमेंट क्यों लाई है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट चाहती है मेक इन इंडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा गवर्नमेंट क्यों देना चाहती है? क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब वो बेरोजगार लोग बैठे बैठे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, और गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं, या यूट्यूब पे गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं राहुल गांधी के साथ मिलके, यही काम करते रहते हैं। राहुल गांधी भी बेरोजगार है, वो भी यही काम करता है उनके साथ बैठ के। तो ये बेरोजगार लोगों को शांत करने के लिए गवर्नमेंट सोचती है क्या करें, इनको रोजगार कैसे दिलाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
कंपनीज को बोला कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट होता है। सर्विस सेक्टर में नहीं होता इतना जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए सेक्शन लाया गया था, ये पीरियड में लाया गया था, ताकि क्योंकि इस पीरियड में गवर्नमेंट को काफ़ी गालियाँ सुननी पड़ी थी। किसके रिगार्डिंग? बेरोजगारी के रिगार्डिंग की बेरोजगारी बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई। और राहुल गांधी डेली गालियाँ देता रहता था, खुद बेरोजगार था तो गाली देगा ही वो भी, उसके भी हाल खराब थे, क्योंकि उसको काम है नहीं, बस वो तो दो ही काम करता है, या तो इटली चला जाता है नानी के पास, या बस आके कुछ टाइम रटी रटाई बातें बोल लेता है। तो ऐसे हाल चल रहे हैं इंडिया में। तो जो विपक्षी पार्टी है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद है। कम से कम मोदी सरकार में मोदी जी तो शानदार हैं कम से कम, बाकी लोगों के हाल वहाँ भी खराब है, ऐसा नहीं है वहाँ बाकी लोग एकदम शानदार है, वहाँ के बहुत ही ज़्यादा हाल खराब है बाकी लोगों के भी। तो अब इस पीरियड में जो भी कंपनी सेटअप हुई है उस पर लगेगी रेट, क्या रेट लगेगी? 15% की, खाली 15% का टैक्स लगेगा। सरचार्ज कंपल्सरी 10% लग जाएगा और सेस लगेगा 4%। क्या रेट हो जाएगी सब मिला के भी? 17.16%। 17.16% काफ़ी कम रेट से रोजगार को बढ़ावा देने के चक्कर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के चक्कर में सेक्शन लाया गया था। ठीक है, अब बीएडी बीए क्या है? सेम जो ऊपर के दो सेक्शन है सेम टू सेम लाए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट चाह रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कंपनी के बराबर लाना। कौन सी कंपनी के बराबर लाना? डोमेस्टिक कंपनी के बराबर लाना। तो इनमें कौन से कवर है? रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर है, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों सेक्शन में कवर है। 15 बीएडी में सेम 15 बीए है ना, सेम टू सेम वैसा ही सेक्शन है 22 वाला। और 15 बीए क्या है? सेम 15 बीएबी वाला है, सेम टू सेम वही न्यू मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अब यहाँ बस पीरियड अलग है, यहाँ 1 अप्रैल 23 में सेटअप हुई है और 31 मार्च 24 तक अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सेक्शन बाद में आया था। वो तो पहले ही आ गया था, फिर गवर्नमेंट को लगा क्यों ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बराबर कर दे डोमेस्टिक कंपनी के, तो फिर बाद में उनको होश आया तो चलो एक सेक्शन को बना दिया उन्होंने टाइम पास करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इस पीरियड में सेटअप हुई है तो उस पर भी रेट लग जाएगी 17.16% की 15 BAE में। ये BAD BAE तो इतने काम के नहीं है, लेकिन ये दो सेक्शन बहुत ज़्यादा काम के हैं, अच्छे से करने हैं उनको, BAA BAB। क्योंकि जो कंपनी का टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आएगा ना, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन, टोटल इनकम और टैक्स भी पूछ लेता है उसमें, तो हो सकता है वो क्वेश्चन लिख दे कि कंपनी 15 BAA फॉलो कर रही है या कंपनी 15 BAB फॉलो कर रही है, ऐसा भी लिख सकता है। या बोल सकता है कि कंपनी BAA BAB फॉलो नहीं कर रही, तो फिर क्या लगाएंगे? फिर फाइनेंस एक्ट लगाएंगे। तो ये सेक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, दोनों दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए। अब इतनी कम रेट से आप टैक्स तो दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स रेट तो कम कर दी, पर आपसे कुछ बेनिफिट और डिडक्शन इन्होंने छीन लिए। अगर आपको ये फॉलो करने हैं तो आपको कुछ बेनिफिट या डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। BAA BAB BAD BAE ये 4 सेक्शन फॉलो करना चाहते हो तो क्या क्या त्यागना पड़ेगा? कुछ बेनिफिट डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको नहीं मिलेंगे। ये बेनिफिट डिडक्शन ऐसे हैं, अगर आप फाइनेंस रेट फॉलो करते, वो जनरल टैक्स रेट फॉलो करते तो मिल जाते, पर ये कंसेशनल फॉलो करोगे तो नहीं मिलेंगे। क्या क्या नहीं मिलेंगे एक बार मैं रीड करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले सेक्शन 10AA SEZ वाला जो एक एग्जेम्पशन मिलता है, सेक्शन 10AA में SEZ का एक डिडक्शन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA वाला SEZ वाला जो डिडक्शन वो नहीं मिलेगा आपको। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। PGB में मिलता है आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल। नॉर्मल तो मिल जाएगा पर एडिशनल नहीं मिलेगा। एक 33AB और 33ABA दो सेक्शन की डिडक्शन मिलती है। 33AB टी कॉफी रबर बिजनेस में मिलती है और 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड में मिलती है। तो ये दो बिजनेस की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये आपको त्यागनी पड़ेगी। एक सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों का डिडक्शन मिलता है, वो भूल जाना। कौन सा भूल जाना? उसका आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हो, एक तो इनहाउस खर्चा करते हो, इनहाउस तो मिल जाएगा, इनहाउस तो इसमें भी मिल जाएगा, पर जो बाहर आप कंट्रीब्यूट करते हो, बाहर आपने मान लो किसी लैब को पेमेंट किया या तो, या किसी यूनिवर्सिटी को पेमेंट किया या किसी IIT को पेमेंट किया, उनसे आपने रिसर्च करवाई और उनको पेमेंट किया, वो नहीं मिलेगा। इनहाउस आपने कोई भी रिसर्च करी, इनहाउस पे जो भी खर्चा हुआ, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल, सारा मिल जाता है, पर आउटसाइड वाला नहीं मिलेगा, आउटसाइड वाला नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट फॉलो करते तो इनहाउस भी मिलता और आउटसाइड भी मिलता। 35AD एक स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, लगभग 14 बिजनेस बता रखे, कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल का, हॉस्पिटल का। वहाँ क्या होता है, अगर आप लैंड के अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी कैपिटल खर्चा भी करते हो तो भी आपको 100% रिडक्शन मिल जाता है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भूल जाना। 35CCC में एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का रिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। 35CCD में कंपनी, 35CCD कंपनी का सेक्शन है, कंपनी को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रिडक्शन मिलता था, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला, वो नहीं मिलेगा, भूल जाना। इसके अलावा चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगी, चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, खाली 2 मिलेंगी आपको, सारी भूल जाना। पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, ट्रस्ट का डोनेशन, सब भूल जाना, खाली 2 मिलेंगे। तो 80JJAA अगर आप न्यू एम्प्लॉय हायर करते हो वो मिल जाएगी, और एक डिविडेंड की डिडक्शन मिलती है कंपनीज को, अगर कंपनी को डिविडेंड मिल भी रहा है और कंपनी डिविडेंड बांट भी रही है तो डिविडेंड वाली जो डिडक्शन है, इनको इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाली, ATM वाली, वो मिल जाएगी। बाकी 80C से 80U तक सब भूल जाना, बस 2 सेक्शन काम के, बाकी सारे खत्म। लेकिन अब उनको पढ़ने पड़ेंगे सारे क्यों पढ़ने पड़ेंगे? अपने फाइनेंस एक्ट भी तो है, फाइनेंस एक्ट भी तो है,
तो फाइनेंस सेक्टर अगर फॉलो करोगे तो मिल सकते हैं, फिर तो ATC से ATU तक मिल सकती हैं। फ़ायदा कब है? अगर वो फाइनेंस एक्ट वाला जो जनरल टैक्स रेट गवर्नमेंट उसको रिमूव कर देती कोर्स से, उसको रिमूव कर देती, मतलब किससे, लॉ से रिमूव कर देती और इन्हीं को बस बना देती नॉर्मल, तब फ़ायदा था, तब आपका कोर्स खत्म हो जाता। फिर तब ये सारे कचरे डिलीट हो जाते हैं। और इन कचरों के चक्कर में कुछ स्पेशल कचरे और आ रखे हैं कोर्स में, मैट AMT के, वो भी खत्म हो जाते हैं, वो इनके चक्कर में आ रखे हैं, इनके चक्कर में वो भी खत्म हो जाते हैं। बट ठीक है, जो भी है। अब 15 BAB जो सेक्शन है ना, BAB कौन से थे? देखो BAB थे अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले। BAB कौन से थे? मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, मैन्युफैक्चरिंग वाले, जहाँ काफ़ी कम रेट थी। अब काफ़ी कम रेट तो थी, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठा लें, गवर्नमेंट को डर था। तो गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले तो हम ये 5-6 बिजनेस है, इनको हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आपको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पर इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, तो आप BAB में नहीं जा सकते। मतलब आप BAB में नहीं जा सकते, BAA ले सकते हो। BAA जो है ना 22% वाला, वो ले सकते हो। कौन कौन से बिजनेस? बुक्स की प्रिंटिंग कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। इसके अलावा फिल्म्स बना रहे हो आप, फिल्म्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, मूवीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। माइनिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आप मार्बल ब्लॉक्स को स्लैब में कन्वर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। आप सिलेंडर में गैस भरते हो, सिलेंडर में गैस भरने का काम करते हो, तो इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। इन बिजनेस पे आप चाहो तो आप BAA ले सकते हो, पर BAB नहीं ले पाओगे। चाहे आपने 1 अक्टूबर 19 के बाद सेटअप किया है, 31 मार्च 24 से पहले स्टार्ट कर दिया, फिर भी नहीं ले पाओगे। चाहे न्यू है, फिर भी नहीं ले पाओगे। आगे बता रखा है 15% की जो रेट है ना, ओनली आपके लगेगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे। आपने एक कंपनी तो खोल ली, मान लो एक कंपनी आपने खोल ली, XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, न्यू कंपनी है, न्यू है, मान लो न्यू वाली, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 1 अक्टूबर 19 वाली, और ये 15 BAB फॉलो कर रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फॉलो कर सकती है। तो इसको मान लो बिजनेस की इनकम के अलावा और इनकम भी हो रही है। और इनकम कैसे? मान लो इसकी कोई बिल्डिंग थी, रेंट पे चढ़ा दी, रेंट की इनकम हो रही है, इसको डिविडेंड की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, उनका क्या होगा? उन पर भी 15 लगा दोगे? क्या नहीं। तो उन जनरल इनकम, बाकी जनरल इनकम का क्या होगा? देखो स्पेशल पे तो स्पेशल लगाएंगे, लोटरी पे लोटरी वाली, LTCG पे LTCG वाली, लेकिन बाकी जनरल इनकम का क्या होगा? बाकी जनरल इनकम पे लगेगी 22% वाली रेट, BAA वाली रेट लग जाएगी। और बाकी जनरल इनकम पे एक दिक्कत और हो जाएगी यहाँ पे, अगर आप BAB करते हो फॉलो, तो बाकी जनरल इनकम पे आपको ग्रोस बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बाकी इनकम से आपको 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? इस BAB में, BAB में। गवर्नमेंट बोलती है हमने आपको ये इतना खतरनाक बेनिफिट क्यों दिया था? हमने इसलिए दिया था आप मेक इन इंडिया करो, आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। आपको क्या करना था? आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम करना था। आप तो बाकी काम कर रहे हो फालतू, आप तो रेंट से पैसा कमा रहे हो, डिविडेंड से पैसा कमा रहे हो, इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो एक तो इन पर 22% की रेट से टैक्स दो, दूसरा कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, साथ में ट्रेडिंग का काम भी कर लिया? नहीं, अलाउड नहीं है। BAB नहीं मिलेगा, फिर BAA मिलता है। अगर आप 2 धंधे करते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी और ट्रेडिंग भी, तो फिर BAA में चले जाओ। यहाँ तो खाली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होंगी जो प्योर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। 1 अक्टूबर 19 के बाद बनी है, 31 मार्च 24 तक उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ही कवर होगी यहाँ पे। अब चलो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही है, लेकिन कोई दूसरी इनकम तो हो सकती है ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, वो तो हो सकती है ना, डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तो हो सकती है। तो अदर इनकम पे आपको लगेगी 22% की रेट, और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हाउस प्रॉपर्टी की हेड है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप निकालोगे, तो जो रेंट है ना, पूरे रेंट पे लगा देंगे 22% की रेट। रेंट पे से ना तो आपको म्यूनसिपल टैक्स लेस करने को मिलेगा, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने को मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। आप बोलोगे BAA में मिल जाएगा? हाँ, वहाँ मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ BAB की। मैं ये 15% वाले जो सेक्शन है, 15% वाले जो सेक्शन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनमें नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह तो मिल जाएगा, पर उनमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही डिविडेंड की इनकम में आपको डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे का, वो नहीं मिलेगा। डिविडेंड की इनकम पे भी क्या पूरा ग्रोस लग जाएगी। BAA में मिल जाएगा? हाँ, वहाँ मिल जाएंगे। मैं BAB की बात कर रहा हूँ, ये BAB की बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड, 15 BAB फॉलो करती है। मान लो इसकी PGBP की इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग वाली होगी PGBP की इनकम तो 50 लाख की, ठीक है। इसको डिविडेंड की इनकम भी हो रही है 5 लाख की, ठीक है। डिविडेंड के इनकम रिगार्डिंग इसके इंटरेस्ट के खर्चे भी हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम, वो दे रखे हैं आपको 50,000 रुपये के, ये बता रखे हैं आपको। इसके अलावा इसको रेंट मिल रहा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख का। इसके अलावा इसने म्यूनसिपल टैक्स पे करा, म्यूनसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का 1 लाख का। इसके अलावा इसको LTCG हो रहा है 112 वाला 3 लाख का, ये आपको दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे अपन, देखो 15 BAB फॉलो कर रही है,
पीजीबीपी की इनकम पे तो लगा दो 15%, मैन्युफैक्चरिंग इनकम है ठीक है 15% लगा दिया। डिविडेंड पे क्या लगाओगे 5 लाख पे, 5 लाख पे लगेगी 22%। ये डिडक्शन दोगे क्या 50,000 का, भूल जाओ, ये भूल जाओ, कुछ काम का नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब हाउस प्रॉपर्टी की रेंट की इनकम है 10 लाख, 10 लाख पे सीधा लगा दो 22%। म्यूनसिपल टैक्स पेड वगैरह कुछ काम का नहीं, काट दो, कुछ काम का नहीं। बीएबी में कुछ काम का नहीं है। लेकिन मान लो आप बीएए फॉलो कर रहे होते तो क्या होता, देखो बीएए फॉलो कर रहे होते तो 10 लाख का रेंट था, 1 लाख के म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता, 9 लाख का आपकी एनईवी आती, 30% का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलता, 2,70,000 का, तो 6,30,000 की आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती अगर आप कुछ और कुछ भी फॉलो कर रहे होते। लेकिन बीएबी बीएई करते हो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले कम रेट वाले, तो इनमें दिक्कत है। बीएबी में दिक्कत है, ये ध्यान देना। इसमें अदर इनकम पे सीधी ग्रोस 22% की रेट लग जाएगी। अब एलटीसीजी पे बताओ क्या लगाओगे, 112 वाले एलटीसीजी पे, इस पे तो 12.5 लगेगी। ये जनरल इनकम नहीं है, ये तो स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट ही लगती है। मैं बताऊं अदर जनरल रेट इनकम उस पर लगेगी 22, एलटीसीजी पे तो जो 12.5 रेट है वो लगेगी। ये सब लगा के आपका आ जाएगा टैक्स। सीधा क्या कर देना, सरचार्ज ऐड कर देना, कुछ नहीं देखना सरचार्ज के लिए, सीधा 10% ऐड करना है, 10% ऑफ टैक्स, सीधा सरचार्ज ऐड कर देना, दोनों का टोटल आएगा उस पर, फिर 4% का सेस ऐड कर देना। यहाँ सरचार्ज लगाना बिल्कुल आसान है, जो भी टैक्स आया सीधा 10% ऐड कर दो, सोचना ही नहीं है कुछ। तो ये बात ध्यान रखना, 15 बीए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं, काफ़ी लोग गलतियाँ भी करते रहते हैं इसमें। अब आते हैं अपन आगे। अब आप बीएए बीएबी बीएडी बीए एक बार फॉलो कर लेते हो तो जिंदगी भर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप फाइनल सेट में चले जाओगे, नहीं, एक बार फॉलो कर लिया आप जिंदगी भर यही फॉलो करो, जिंदगी भर यही चलेगा, फिर जिंदगी भर यही चलेगा। ये थे अपने चारों असेस कवर हो गए। अब देखने वाले हैं अपन 115 BAC, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन लोगों का जो कंसेशनल स्लैब है या न्यू रिजीम है या अल्टरनेटिव रिजीम है या ऑप्शनल स्लैब है, इसको अपन डिफॉल्ट स्लैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट टैक्स रेट या डिफॉल्ट रिजीम भी बोलते हैं या डिफॉल्ट स्लैब भी बोलते हैं। डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये किसके लिए, इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल, सारे कवर है यहाँ पे, मतलब रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट भी कवर है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सब कवर है। यहाँ नॉन रेजिडेंट कवर कर लिया, हाँ ऊपर नहीं किए थे। कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनी कवर की थी, डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट होती है, फॉरेन नहीं करी थी कवर। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो साफ लिख दिया था रेजिडेंट, साफ लिख दिया था रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे 115 BAC में नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी कवर कर दिया, तो उसके लिए भी स्लैब लगेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए भी है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए भी है। और ये स्लैब यहाँ एक ही स्लैब है, ऐसा नहीं कि मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 साल का है या 80 साल का है, बूढ़े लोगों के लिए भी सेम स्लैब है यहाँ पे। बूढ़े लोगों को अलग से कोई बेनिफिट नहीं दिया, बूढ़े लोगों के लिए भी बस एक ही स्लैब बनाया है यहाँ पे। अब ये स्लैब देखो कितना प्यारा स्लैब है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। यहाँ बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट देखो क्या है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% और अबाउट 24 लाख 30%। यहाँ देखो आपकी टोटल इनकम 4 लाख से बढ़ रही है, टोटल इनकम आपकी 4 लाख से बढ़ रही है और टैक्स रेट भी आपकी देखो 5% से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। इस अकॉर्डिंग याद रख सकते हो आप इसको, इस अकॉर्डिंग आप टैक्स निकालोगे काफ़ी कम टैक्स बनेगा। वहाँ तो क्या था फाइनल सेट वाले स्लैब में 10 लाख से ऊपर जाते ही 30 हो जाता था, यहाँ तो 24 लाख के बाद लगता है 30। तो यहाँ देखो कितना फ़ायदा है। पर यहाँ आपको कुछ बेनिफिट या डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बेनिफिट डिडक्शन कम मिलते हैं। कौन कौन से छोड़ने पड़ेंगे, देखो इन नीचे वाले पॉइंट तो जैसे वो कंपनी वाले थे ना, ऊपर देखे थे कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो ये देखो 10AASZ वाला, एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल जाना, 33 ABA भूल जाना, 35 साइंटिफिक रिसर्च का आउटसाइड कंट्रीब्यूशन भूल जाना, इन हाउस तो मिल जाएगा, आउटसाइड भूल जाना, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस भूल जाना, 35 CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भूल जाना। चैप्टर 6 की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी वाली हो, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट वाली हो, LIC प्रीमियम वाली हो, FD में जमा करवाया पैसा वो हो, कोई भी नहीं मिलेगी, सारी भूल जाना। पर 3 मिल जाएंगी यहाँ पे, एक तो ATJJW मिल जाएगी, वो न्यू एम्प्लॉय वाली, वो वहाँ भी मिल जाती थी, यहाँ मिलेगी। ATM यहाँ है नहीं, ATM क्यों नहीं है यहाँ पे बताओ, डिविडेंड कंपनी के लिए होता है, इन लोगों की औकात है कि डिविडेंड देने की, वो तो होता ही कंपनी का है, इनका होता ही नहीं, बात ही खत्म। अब बचे इनको 2 एक्स्ट्रा मिल जाती है, ये 2 सेक्शन इंडिविजुअल के होते हैं, 80CCD2 और 80CCH2। इसमें क्या होता है, एक तो 80CCD2 क्या बोलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें एम्प्लॉयर जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो एम्प्लॉय की इनकम बना देते हैं सैलरी की। जैसे अमन की वो सैलरी की इनकम बन जाता है, 5 लाख रुपए एम्प्लॉय ने डाले, 5 लाख उसकी सैलरी की इनकम बन गया। उसके बाद 80CCD2 में उसको डिडक्शन मिलता है, ओल्ड रिजीम में, यहाँ भी मिल जाएगा। ऐसे ही एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अग्निपति स्कीम, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है अग्निवीर वाले, तो गवर्नमेंट उनके लिए कंट्रीब्यूट करती है, तो पहले वो सैलरी की इनकम बन जाती है एम्प्लॉय की,
मान लो गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए डाले तो 2 लाख उनकी सैलरी की इनकम बन जाता है और बाद में 80 CCH2 में डिडक्शन मिल जाता है, तो यहाँ भी मिल जाएगा वो। तो वो 80 CCH2 और CCH2 वाला डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। आप बोलोगे ये क्यों दे दिए? यहाँ गवर्नमेंट ने एक पागल बनाया एक तरीके से। पागल क्या बनाया, पहले सैलरी की इनकम बन जाता है और फिर डिडक्शन दे दी है, तो क्या मतलब है उसका? तो इसलिए गवर्नमेंट बोला यहाँ भी ले लो आप। तो ओल्ड रिजीम में भी है, यहाँ भी ले लो। कौन से? CCD2 CCH2, हालांकि दोनों के दोनों बकवास है, दोनों कुछ काम के नहीं है, दोनों के दोनों सेक्शन, पर ये मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि पहले सैलरी की इनकम बन जाते हैं, फिर यहाँ डिडक्शन मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को कोई लॉस तो हो नहीं रहा। पहले तो इनकम बना दिया, फिर आप डिडक्शन दे रहे हो, आप क्या लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को? कोई लॉस हो नहीं रहा। तो यहाँ अलाउ करती है दोनों के दोनों ही, CCD2 और CCH2। यहाँ कंट्रीब्यूशन किसका है? थर्ड पार्टी का है, एम्प्लॉय के खुद का नहीं है। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो 1-1 में आता है। 80 क्या बोलते हैं, 80 CCD1 और 80 CCH1 में आता है। वो ओल्ड रिजीम में तो मिल जाता है, न्यू में नहीं मिलता। वो नहीं दिया, एम्प्लॉयर का और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दिया। और ये भी क्यों दिया? क्योंकि ये पहले एम्प्लॉय की इनकम बन जाता है सैलरी की, तो बाद में डिडक्शन देने में क्या जा रहा है गवर्नमेंट का, दे दिया इन्होंने। ये बकवास थे वैसे भी। तो ये तो देख लिया अपन ने। अब इन लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इंडिविजुअल वगैरह के लिए ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है, ये डिडक्शन और छोड़ने पड़ेंगे। ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। ये कंपनी के लिए क्यों नहीं थे? कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती नहीं सैलरी की इनकम, उनकी होती नहीं है, तो कैसे मिलेंगे उनकी होती नहीं, इनकम ही नहीं होती उनकी। ऐसे ही ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी उनका होता ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो ये डिडक्शन और छोड़ने पड़ेंगे। तो सैलरी की इनकम तो वैसे भी इंडिविजुअल की होती है। तो इंडिविजुअल को देखो, एक सैलरी में जो अलाउंस मिलते हैं काफ़ी सारे, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उन अलाउंस में काफ़ी सारी एग्जेम्पशन मिलती है ओल्ड रिजीम में। पर यहाँ आपको सैलरी की जो भी अलाउंस है, सबकी एग्जेम्पशन आपको छोड़नी पड़ेगी। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलती है वहाँ पे, एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, सब भूल जाना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस 3 की मिल जाएंगी, ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस अलाउंस की वहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिल जाएगी। बाकी जो भी अलाउंस की वहाँ मिलती है, यहाँ भूल जाना, यहाँ एक भी अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एक लीव ट्रैवल कंसेशन की सैलरी में एग्जेम्पशन मिलती है, काफ़ी लोग फर्जी दिखाते हैं वो, तो वो भी भूल जाना, वो भी नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। एक सैलरी में डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 के अंदर, प्रोफेशनल टैक्स की और एंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो दोनों नहीं मिलेंगी, दोनों भूल जाना। पर सैलरी में दो तो भूल जाना, सेक्शन 16 में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है 50,000 रुपये की ओल्ड में, वो 50 नहीं, यहाँ 75 मिलेगी, यहाँ 75 मिलेगी। आप बोलोगे ये क्या किया? यहाँ तो डिडक्शन कम करनी चाहिए थी, हटा देनी चाहिए थी, यहाँ इसको क्यों बढ़ा दिया? यहाँ इसको क्यों बढ़ा दिया? तो देखो नशा करके प्रोविजन बनाते हैं, पर यहाँ नशा नहीं किया, यहाँ इनका कोई और वजह थी। वजह क्या थी इनकी? इन्होंने देखा कि 90% लोग तो न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। अब बचे हुए जो भी लोग हैं, थोड़े बहुत भी, जो सैलरी वाले बचे हुए लोग हैं थोड़े बहुत भी, उनको थोड़ा लालच दिया जाए, उनको थोड़ा लालच देके बाकियों को भी यहाँ शिफ्ट करवा लिया जाए। क्योंकि ओल्ड रिजीम में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, वहाँ फर्जी डोनेशन दिखाया जाता है, फर्जी चैरिटेबल का आपका डोनेशन दिखाया जाता है, पता नहीं क्या क्या फर्जीवाड़ा दिखाते हैं लोग। LIC प्रीमियम फर्जी दिखा देते हैं, रिसीट तो आजकल ऑनलाइन सब बन जाता है, आजकल ऑनलाइन सब बन जाता है, रिसीट बना के फर्जी डोनेशन दिखा दिया, फर्जी प्रीमियम दिखा दिया, सब कुछ फर्जी चलता था। तो गवर्नमेंट चाहती है सारे यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा और बढ़ा दी, ये थोड़ा और लालच दो, थोड़ा और लालच फेंका इनके पास, ठीक है बढ़ा दी तो अच्छी बात है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और ज़्यादा और मिलेगी यहाँ पे। अब एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, वो नहीं मिलेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो भी भूल जाना। देखो हाउस प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक लेट आउट जो आपने रेंट पे दे रखी है, रेंट वाली प्रॉपर्टी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल जाता है, म्यूनसिपल टैक्स, इंटरेस्ट और 30% का स्टैंडर्ड है, और इंटरेस्ट में कोई लिमिट भी नहीं होती, ओल्ड में भी न्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ BAB में नहीं मिलता, BAB में तो बताया था मैंने आपको, रेंट पे सीधा टैक्स लगा देते हैं अपन, BAB जो मैन्युफैक्चरिंग वाला केस था, BAB बस उसमें नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अदर इनकम के लिए क्या बोल रखा है, सीधा 22 लगा दो बिना किसी खर्चे के डिडक्शन के बस, लेकिन बाकी सब जगह मिल जाता है लेट आउट में। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इंडिविजुअल खुद रहता है तो या उसकी फैमिली रहती है, उसे अपन बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में रेंट तो आता नहीं है, तो उसकी वैल्यू आती है नील, पर उस नील वाली प्रॉपर्टी में भी क्या होता था, आपको ओल्ड रिजीम में एक डिडक्शन मिल जाता था इंटरेस्ट का। कितना मिल जाता था? या तो 2 लाख का मिल जाता था या 30,000 का मिल जाता था। अगर आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000, और अगर आपने लोन परचेज वगैरह के लिए लिया है तो 2 लाख का मिल जाता था। ये लेस करते थे आप, और ये लेस करके आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ जाता था, ये वाला आपको भूल जाना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है, कौन सा? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। लेट आउट को तो मिल जाएगा पूरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बोल रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, वो ओल्ड में मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भूल जाना, यहाँ भूल जाना। आप बोलोगे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी तो कोर्स में है नहीं, मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आपको? 115 BAC सेक्शन तो आपके कोर्स में है, 115 BAC तो मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ये पॉइंट उड़ा देता, आप बोलते कि आधा ही पढ़ाया, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। बाकी ये पॉइंट आपके काम के नहीं है, काम का इतना ही है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना सैलरी की, यहाँ 75,000 की मिल जाती है
और ओल्ड रिजीम में 50,000 की मिलती है। क्यों काम का ये पॉइंट भी मैंने बताया डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में, वहाँ काम आता है, वहाँ ये पॉइंट डाल देते कभी कभार। ये इंस्टीट्यूट ये जूम करता है आप सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इंटर में पढ़ चुके तो आपको इतना ज्ञान तो है, तो वो पॉइंट वहाँ डाल देते, तो वहाँ मैं डिटेल में बता दूंगा वापस, वहाँ पूरा डिटेल में बता दूंगा जो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी जितना काम का है ना वहाँ आपके कवर हो जाएगा। आप बोलोगे ऊपर एक सेक्शन और हुआ करता था 35 CCD, वो मैंने नीचे नहीं लिखा, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला, वो क्यों नहीं लिखा? वो सेक्शन बना ही कंपनी के लिए है, वो ओल्ड रिजीम में भी कंपनी को ही मिलता है, तो न्यू में तो कंपनी के लिए हटा दिया और यहाँ इनके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही नहीं सेक्शन, वो सेक्शन कंपनी का सेक्शन है, वो सेक्शन ही कंपनी का है। और इन लोगों की औकात भी नहीं है कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खर्चा करेंगे, इन लोगों की औकात भी नहीं है, वो कंपनी करेगी खर्चा। अब देखो 115 BAC क्या डिफॉल्ट रिजीम है फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। डिफॉल्ट रिजीम मतलब क्या होता है? मैंने बताया न्यू रिजीम, अल्टरनेटिव रिजीम, ऑप्शनल रिजीम, कंसेशनल रिजीम, ये नाम तो बता दिए मैंने। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? डिफॉल्ट मतलब अगर आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करोगे रिटर्न बनने के लिए तो डिफॉल्ट में आपका ये 115 BAC के अकॉर्डिंग डिटेल खुलेगी, डिफॉल्ट 115 BAC के अकॉर्डिंग खुलेगी। अगर आपको मान लो 115 BAC फॉलो नहीं करना तो वहाँ एक ऑप्शन, एक लाइन आएगी स्टार्टिंग में लिखी हुई, आर यू वॉन्ट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, ये लाइन लिखी हुई आएगी, उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, जैसे टिक लगाया फिर वो फाइनेंस सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसे डिफॉल्ट क्यों बनाया? डिफॉल्ट इसलिए बनाया, आजकल मैंने बताया 90% लोग इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, तो सब इसी से फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है सीधा यही दिखे, सीधा यही दिखे, और जो बचे हुए भी हैं वो भी गलती से इसमें बढ़ दें, काम खत्म हो जाए, तो इसलिए डिफॉल्ट बना दिया इसको। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो ठीक है, एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पुरानी रिजीम से करें न्यू रिजीम से करें? देखो एग्जाम में आपको क्लियर मेंशन करके देगा, कंपनी का क्वेश्चन आया तो बोल देगा कंपनी 115 BAA फॉलो कर रही है, या कंपनी 115 BAB फॉलो कर रही है, या कंपनी BAA BAB फॉलो नहीं करती, तो फाइनेंस सेक्टर लगा देंगे, साफ लिख देगा। ऐसे ही इंडिविजुअल का क्वेश्चन आया, साफ लिख देगा कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमन, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अमन एज पर सेक्शन 115 BAC, या एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ऐसा लिख देगा, या एज्यूमिंग ही ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC, ऐसा लिख देगा, या एज्यूमिंग ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC, साफ लिख देगा, या एक लाइन लिखेगा। आजकल क्या है, एक लाइन लिखता है इंडिविजुअल के केस वाला, जो इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अमन अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये मानो अमन ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, कौन सा? शिफ्ट आउट करने का, डिफॉल्ट रिजीम से बाहर जाने का, डिफॉल्ट रिजीम को छोड़ने का, मतलब फाइनेंस एक्ट फॉलो करने का ऑप्शन ले लिया उसने, वो फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहा है, तो ये लाइन लिख देता है। ये लाइन कहाँ से चोरी करी इन्होंने? मैंने बताया ना, वो इनकम टैक्स की साइट पे भी ये लाइन रहती है, तो वही उठा ली इन्होंने कि वो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करने का। शिफ्ट आउट या तो या ऑप्ट आउट भी बोलते हैं इसको, शिफ्ट आउट बोलते हैं ऑप्ट आउट, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसी लाइन लिख देगा। तो फिर क्या लगा दोगे? फिर फाइनेंस सेक्टर वाला लाइन लगा देना बस। तो आपको क्लियर मेंशन करके देगा, कभी ऐसा होगा नहीं कि आपको लिखा ही नहीं, बस क्वेश्चन में इतना लिख दिया कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, ऐसा होगा ही नहीं, किसी भी केस में नहीं होगा ऐसा। फिर भी आप बोलोगे मान लो ऐसा हो गया तो न्यू रिजीम फॉलो करनी है आपको, ये डिफॉल्ट रिजीम है, फिर यही फॉलो करनी है। और कंपनी के केस में ऐसा हो गया तो नहीं होगा, आज तक तो हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। गलती से हो भी गया तो फिर क्या कर सकते हो आप? बताओ क्या कर सकते हो? बेटर तो है न्यू कर लो फॉलो, ऐसा होगा ही नहीं पहली बात तो, पर बेटर न्यू है, न्यू में फ़ायदा है, ये डिडक्शन सोचने ही नहीं पड़ते, इन सब कचरे को ध्यान देना ही नहीं पड़ता। तो ऐसा है, कुछ भी अगर गलती से होता, पहली बात तो मैंने बताया नहीं होगा, आज तक कोई क्वेश्चन में नहीं हुआ, साफ लिख के देगा आप, गलती से हो गया तो न्यू रिजीम फॉलो करनी है आपको, सीधी सी बात है। अब आ जाते हैं 115 BAC में भी आपको 87A की रिबेट मिलेगी, किसको मिलेगी? खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ध्यान देना, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, HUF वगैरह को नहीं मिलेगी, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। और रेजिडेंट इंडिविजुअल को कितनी मिलेगी वो बता रहा है कि अगर टोटल इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल की कितनी आ रही है, 12 लाख तक आ रही है तो रिबेट मिल जाएगी 60,000 और टैक्स अमाउंट विच ओरिजिनल हुआ है। 12 लाख तक आप एक टैक्स निकालो, 12 लाख से टैक्स निकालोगे तो बनेगा 60,000 का टैक्स, निकाल के देखो, और 60,000 की रिबेट मिल जाएगी आपको। तो इस कारण 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्स बनेगा ही नहीं, 12 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे हमने तो सुना था 12,75,000 तक इनकम टैक्स नहीं बनेगा, वो आपने सैलरी वाले लोगों के लिए सुना था। सैलरी वाले लोगों की मान लो सैलरी आ रही है 12,75,000, 75,000 का यहाँ 115 BAC में मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो बचेगी कितनी? 12 लाख। तो 12 लाख तक कोई टैक्स बनेगा ही नहीं, इसलिए वो सुना था। वो आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सुनते रहते हो ना, तो वो आधी अधूरी बातें करते हैं, वो उनको ज्ञान थोड़ी होता है इतना ज्ञान तो उनको भी नहीं होता, इतना ज्ञान तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं होगा, वो भी बस उनको पेपर पकड़ा देते हैं, बोल देते हैं, बग देते हैं बस। अगर इनको ज्ञान होता तो ये एक्ट में इतनी गंदगी कर रखे तो ठीक ही कर लेते, पर ज्ञान नहीं है, ठीक है जो भी है। तो 60,000 और टैक्स अमाउंट, इनमें से जो भी लोअर है उसका क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो
ये रिबेट जो है ना स्पेशल इनकम से नहीं मिलता, कोई भी स्पेशल इनकम में नहीं मिलता, सही कर रखेगा। स्पेशल इनकम देखो अपन ने देखी थी ऊपर काफ़ी सारी इनकम, देखो कौन सी स्पेशल रेट, ये देखो ये देखी थी ना अपने, कैपिटल गेन की, लॉटरी की, किसी भी इनकम से ये रिबेट नहीं मिलेगी। मान लो एक बंदा है अमन, 8 लाख की कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, LTCG हो रहा है, 8 लाख पे सीधा 12.5% लगाना अपन को। ये रिबेट वगैरह भूल जा, कोई रिबेट वगैरह काम की नहीं है, और सही किया है काम। सही क्यों किया? स्पेशल इनकम से ना तो खर्चों का डिडक्शन मिलता, ना स्लैब का बेनिफिट मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो वो रिबेट क्यों दोगे? लॉटरी की 8 लाख की इनकम में सीधा 30% लगाओ, बात खत्म। रिबेट भूल जाओ, क्यों रिबेट दोगे? रिबेट देनी ही नहीं है, तो यहाँ सही कर रखा है। लेकिन फाइनेंस एक्ट में क्या कर रखा था कि ये रिबेट 112A वाले कैपिटल गेन से नहीं मिलती, वहाँ मिस्टेक है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं देते फाइनेंस एक्ट पे। अब ये इन पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, इनको पता है फाइनेंस एक्ट तो काफ़ी कम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ मिस्टेक कर रखी है। वहाँ भी क्या होना चाहिए था कि स्पेशल इनकम से कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। तो आप चाहो तो इतना ही याद रख लो, स्पेशल इनकम से कोई रिबेट नहीं मिलेगी। वो पॉइंट है ना, काट देना चाहे तो आप, वो फाइनेंस एक्ट वाला कचरा पॉइंट है, वो LTCG से नहीं मिलेगी। मेन पॉइंट क्या है, स्पेशल इनकम से कोई रिबेट नहीं मिलेगी, खाली जनरल इनकम से मिलेगी रिबेट। स्पेशल इनकम पे तो सीधी फ्लैट रेट लगती है, स्पेशल रेट वो लगाओ, काम खत्म, उन पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ एक काम और कर दिया, यहाँ इस सेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक काम और कर दिया। वहाँ तो क्या था फाइनेंस एक्ट में, तो 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो रिबेट मिलती है 12,500 की। 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा चली गई, 10 रुपये भी चली गई मान लो ज़्यादा, तो रिबेट नहीं मिलती। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा चली गई ना, थोड़ी बहुत ज़्यादा चली गई, तो भी रिबेट मिल जाती है, तो भी रिबेट मिल जाती है। ऐसे केस में आपको रिलीफ वाला जो कंसेप्ट है, मार्जिन रिलीफ वाला कंसेप्ट, वो लग जाता है, और वो लग के ये रिबेट कितनी मिल जाती है, देखो फॉर्मूला दे रखा है। आप अपनी इनकम पे टैक्स निकाल लो, और उसमें से जो आपकी 12 लाख से ऊपर जितनी इनकम आई है एक्स्ट्रा, वो लेस कर दो, ये रिबेट मिल जाती है। कैसे मिलती है मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो मिस्टर ए रेजिडेंट है, 115 BAC फॉलो कर रहा है, केस 1 में 12 लाख की इनकम है, 12 लाख की इनकम है, मान लो जनरल इनकम है, स्पेशल इनकम नहीं है, मान लो नहीं है, तो पूरी रिबेट मिल जाएगी, बात खत्म। 11 लाख की इनकम है, 50,000 का टैक्स बनेगा, रिबेट 50,000 की मिल जाएगी, बात खत्म, कोई टैक्स नहीं आएगा। केस 3 में इनकम देखो कितनी है, 12,40,000 की है, 12 लाख से ज़्यादा चली गई, तो टैक्स निकालो पहले तो। अब आप बोलोगे 60,000 की रिबेट देते, 60,000 की पूरी नहीं देंगे, थोड़ी रिलीफ देंगे बस, रिबेट में थोड़ी सी रिलीफ देंगे। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा चली गई, थोड़ी बहुत ज़्यादा चली गई, आप ऐसा करो 12 लाख से जितना ऊपर अमाउंट चला गया आपको, ये हमको पकड़ा दो बस, आप ये हमको पकड़ा दो। तो टैक्स गवर्नमेंट कितना मांग रही है आपसे, 40,000 का मांग रही है। जैसे इस एग्जाम्पल में 12,40,000 हो गई, तो 40,000 मांग रही है टैक्स। बना कितना था, 66,000 का बना था, तो बना 66 का था, मांग 40 रही है, तो 26 की आपकी आ गई रिबेट, ये आ गई 26। तो गवर्नमेंट को आप 40,000 पकड़ा दो, प्लस लास्ट में सेट कर देना, ये है केस। ये रिलीफ वाला कंसेप्ट है। हालांकि ये रिलीफ वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम के काम का नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर भी काम आएगा, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काट देना, दिमाग से निकाल देना, इस कचरा को दिमाग से निकाल देना, सोचना ही मत इसके बारे में। अब आप बोलोगे कब तक मिलेगी रिबेट, 13 लाख पे निकाल के देखो, नहीं मिलेगी। 13 लाख पे नेगेटिव आ जाएगा ये केस, 13 लाख पे आपको गवर्नमेंट को पूरा 1 लाख देना पड़ेगा, उससे कम तो टैक्स आएगा। फिर 1250 पे मिल जाएगी, हाँ 1260 पे भी मिल जाएगी शायद तक, निकाल के देख लेना। वैसे मैंने बताया कचरा है, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत काम का है, पर एग्जाम के लिए कचरा है पॉइंट। एग्जाम के लिए वाला पॉइंट जो है ना, रिलीफ वाला कंसेप्ट, बिल्कुल ही कचरा है। मैं बिल्कुल कचरा बोल रहा हूँ, ऐसा कचरा बोल रहा हूँ जो कभी आने के चांस ही नहीं है। चाहे आप रैंक 1 की तैयारी कर रहे हो, तो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको एक बार देख लिया, उतना सफिशिएंट है। आपको मान लो DT पे पूरे नंबर चाहिए, तो भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आने के चांस ही नहीं है। तो ऐसे कचरा को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कचरा में टाइम वेस्ट करने के बजाय कहीं और टाइम लगाओ अपना। तो ऐसी जो कचरा है रिलीफ, ये मार्जिन रिलीफ वाला जो कंसेप्ट है, कचरा है बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल ही कचरा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सरचार्ज क्या लगेगा, यहाँ कंपलसरी सरचार्ज लगेगा क्या, यहाँ नहीं लग सकता कंपलसरी सरचार्ज। इन गरीब लोगों पे अपन कंपलसरी सरचार्ज नहीं लगा सकते, तो इनके लिए सरचार्ज का अलग दिया है यहाँ पे। तो टोटल इनकम देखेंगे इनकी, वही 50 लाख तक का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ पे 10% टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला केस है तो 15% टैक्स, और 2 करोड़ से ज़्यादा है इनकम तो 25% टैक्स। यहाँ 5 करोड़ से ऊपर वाले पे 37 नहीं है, यहाँ पे हाई रेट कितनी है, लास्ट 25 वाली है, यहाँ 37 वाला हटा दिया। 115 BAC में 37 वाला हटा दिया, ताकि लोग और अट्रैक्ट हो, और लोग अट्रैक्ट हो। अब सरचार्ज की जो 25% वाली रेट है, वो आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम और डिविडेंड इनकम में नहीं लगेगी, क्योंकि इन इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम पे 15 वाला ही। इन पे तो 15 लगाओगे, चाहे ये 10 करोड़ की हो चाहे 50 करोड़ की हो, कितना लगाओगे, 15 लगाओगे। ये सरचार्ज का पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन 115 BAC अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया सब कुछ। अब अपन देखने वाले सेक्शन 10 में आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, कुछ इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है जो 5 हेड का पार्ट ही नहीं बनती, उसके बारे में देखने वाले हैं। अब सेक्शन 10 में वैसे काफ़ी सारी एग्जेम्पशन दे रखी है, पर कुछ बेसिक एग्जेम्पशन है जिसका कहीं और से लिंक नहीं है, वो अपन यहाँ देखेंगे 4-5 एग्जेम्पशन। अब कुछ ऐसी एग्जेम्पशन आएंगी, जैसे सेक्शन आएगा सेक्शन 1037 जो कैपिटल गेन से लिंक है,
कैपिटल गेन के कंपल्सरी एक्विजिशन से लिंक है, तो वहाँ देखेंगे। ऐसे ही एक सेक्शन आएगा 1023C, तो चैरिटेबल ट्रस्ट से लिंक है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। तो हालांकि एग्जामिनेशन बहुत कम है, जो भी है जिस चैप्टर से लिंक है वही देख लेंगे, पर जो बिल्कुल बेसिक एग्जामिनेशन है जो किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो एग्जामिनेशन क्या होती है, जो 5 हेड में से किसी भी हेड की इनकम नहीं बनती उसे बोलते हैं एग्जाम्ड इनकम, उसे बोलते हैं सेक्शन 10 वाली इनकम एग्जाम्ड इनकम। जो 5 हेड में से किसी भी हेड की इनकम नहीं बनती, आप बोलोगे एक डिडक्शन होती है, वो क्या होती है फिर? तो देखो जो चैप्टर 6 की डिडक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है, पहले 5 हेड की इनकम निकालते हैं, क्लबिंग सेटअप वगैरह करते हैं, जीटीआई आती है, जीटीआई में से मिलती है, वो बाद में मिलती है वो तो। और ये एग्जाम्ड इनकम क्या है, एग्जाम्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो 5 हेड का पार्ट ही नहीं बनती, पहले ही हटा देते हैं, ना तो सैलरी में लेते, ना हाउस प्रॉपर्टी में लेते, ना बिजनेस में लेते, ना कैपिटल गेन में लेते, ना अदर सोर्स में लेते, पहले ही क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसे बोलते हैं अपन एग्जाम्ड इनकम। तो सेक्शन 10 में एग्जाम्ड इनकम के बारे में बता रखा है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, सेक्शन 10(1). सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इंडिया से अगर आप खेती की इनकम को अर्न करते हो तो पूरी की पूरी एग्जाम्ड हो जाएगी। एग्जाम्ड क्यों करी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ से हटा दिया, इनकम टैक्स से बोल दिया कि इनकम टैक्स में एग्जाम्ड है। पर कौन सी, इंडिया वाली खेती की इनकम। आप पाकिस्तान से खेती की इनकम अर्न करते हो टैक्सेबल हो जाएगी, नेपाल से करते हो टैक्सेबल हो जाएगी, चाइना से करते हो टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया की खेती की इनकम आपकी इंडिया की खेती की इनकम है तो एग्जाम्ड है। इंडिया के बाहर से अगर आपको खेती की इनकम हो रही है, अमन को इंडिया के बाहर से खेती की इनकम हो रही है, तो वो अदर सोर्स की इनकम बन जाती है, अदर सोर्स साइड में टैक्सेबल हो जाती है। इंडिया की खेती की इनकम एग्जाम्ड है, खाली इंडिया की खेती की इनकम क्या है, एग्जाम्ड है। अब खेती की इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने कुछ उगा के सेल किया, आपने फ्रूट उगाए सेल किए, आपने वेजिटेबल उगाई सेल करी, आपने अनाज उगाया, गेहूँ मक्का बाजरा वगैरह उगाया और सेल किया, वो होता है एग्रीकल्चर इनकम। मान लो आपने क्या किया, सरसों उगाई, सरसों का तेल बनाया, सरसों के तेल को बना के बेचोगे, वो एग्रीकल्चर इनकम है क्या, नहीं, वो बिजनेस इनकम है। आपने आलू की चिप्स बना के बेची, आलू की चिप्स बना के बेचना, बताओ एग्रीकल्चर इनकम है क्या, नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करना है आपको, प्रोसेसिंग नहीं करनी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करना है। दूसरा, आपके पास कोई खेती की जमीन थी, खेती की बिल्डिंग थी, खेती की जमीन थी या खेती की बिल्डिंग थी, खेती की जमीन खेती की बिल्डिंग थी जिसको आपने रेंट पे दे दिया। रेंट किसके लिए दिया, खेती के पर्पस के लिए। आपने खेती की जमीन को खेती के लिए रेंट पे दे दिया, या खेती की बिल्डिंग को खेती का आइटम स्टोर करने के लिए रेंट पे दे दिया, खेती का आइटम स्टोर करने के लिए रेंट पे दे दिया, तो रेंट की इनकम भी क्या हो जाएगी आपकी, एग्रीकल्चर इनकम। वो भी एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जाम्प्ट कर देंगे। मान लो आपके पास खेती की जमीन थी या खेती की बिल्डिंग थी जिसको आपने फिल्म की शूटिंग के लिए रेंट पे दे दिया, या दारू पार्टी करने के लिए रेंट पे दे दिया, ऐसे कुछ पार्टी वगैरह करने के लिए या फिल्म की शूटिंग के लिए रेंट पे दिया है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। खेती के पर्पस के लिए रेंट पे देना है, खेती के पर्पस के लिए। पहले तो जमीन और बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, खेती की होनी चाहिए। दूसरा, वो रेंट पे किस लिए दे देना है, रेंट पे देना आपको खेती के लिए, तो एग्जाम्प्ट होगी। तीसरा, आप नर्सरी चलाते हो, नर्सरी मतलब आप छोटे छोटे गमले पौधे उगा के सेल करते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सारे रोड पे नर्सरी खुली हुई रहती है, जो छोटे छोटे पौधे गमले सेल करती रहती है। तो जो छोटे छोटे पौधे गमले उगा के सेल करते हो, वो भी क्या मानी जाएगी, छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे गमले उगा के सेल करते हैं, सैपलिंग और सीडलिंग, जिसको क्या बोलते हैं, सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी। तो इससे जो इनकम होगी वो भी खेती की इनकम मानी जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बस इंडिया में होनी चाहिए, बस इंडिया में होनी चाहिए। अब एक स्कीम है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये स्कीम क्या है, ये कंपलसरी स्कीम है। किन पे लगती है, ये स्लैब वाले जो बंदे होते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपीबीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन स्लैब वालों पे लगती है। कंपनी पे, फर्म पे नहीं लगती, उन पे फ्लैट रेट होती है ना, उन पे नहीं लगती, स्लैब वालों पे लगती है। कब लगती है, अगर ये लोग खेती के अलावा दूसरी इनकम भी अर्न करते हैं, तो मतलब पक्के किसान नहीं है, इनको खेती की इनकम भी हो रही है और दूसरी इनकम भी हो रही है। दूसरी इनकम कौन सी, बिजनेस की, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की या अदर सोर्स की इनकम हो रही है, तो इनके लग जाती है स्कीम। कब लगती है, अगर इनकी खेती की इनकम 5000 से ज़्यादा एक तो, और जो इनकी अदर इनकम है, अदर इनकम कौन सी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो टैक्सेबल इनकम, जिसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, वो बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से ज़्यादा है, तो इनके ऊपर ये स्कीम लग जाएगी। तो खेती की इनकम लेंगे, खेती की इनकम भी कैसे लेंगे, नेट खेती की इनकम लेंगे। नेट खेती की इनकम मतलब आपने खेती करके 10 लाख रुपए अर्न करे, 10 लाख रुपए अर्न करे। खेती करने में आपके खर्चे भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि खेती आपकी फ्री में हो जाएगी, बीज लगेगा, खाद लगेगी, तो उसमें 2 लाख रुपीज़ आपके लग गए, तो 8 लाख रुपीज़ आपकी नेट खेती की इनकम है। 8 लाख लेंगे, 8 लाख देखेंगे अपन, तो नेट खेती की इनकम। और दूसरी इनकम जो अपन देखेंगे वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जिसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, टोटल इनकम भी बोलते हैं, 5 हेड की इनकम, उसकी बात हो रही है। वो कितनी होनी चाहिए, वो बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से ज़्यादा मतलब अगर फाइनेंस एक्ट फॉलो करते हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। 115 BAC फॉलो करते हो तो वहाँ तो एक ही स्लैब है 4 लाख वाला, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एक ही तो लिमिट है वहाँ 4 लाख वाली, उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इनका टैक्स अपन स्पेशल तरीके से निकालेंगे। इनका टैक्स कैसे निकालेंगे अपन? स्पेशल तरीके से निकालेंगे। इनका टैक्स स्पेशल तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल से समझ लो, समझ में आ जाएगा। एक बंदा अमन की जो टैक्सेबल इनकम है, मतलब 5 हेड की इनकम, वो तो 6 लाख आ रही है। खेती की इनकम 4.5 लाख रुपए की है। खेती के रिगार्डिंग इसका खर्चा भी हो गया था 50,000 का, तो नेट खेती की इनकम कितनी हो गई? 4 लाख की हो गई। ठीक है, ठीक है। अब आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ये मान के कि मिस्टर अमन 115 BAC से शिफ्ट आउट कर रहा है, 115 BAC फॉलो नहीं कर रहा, मतलब फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब लगाना है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट लगा देंगे स्लैब। तो ऐसे केस में को क्या करना है? सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपकी टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, वो ले लो, और जो नेट खेती की इनकम है वो ले लो, और इन दोनों पे टैक्स निकाल दो। दोनों को एक बार टैक्सेबल कर दो एक बार। अब लोग कैसे कर रहे हैं बताता हूँ अभी। तो 10 लाख पे टैक्स निकाला आपने, 10 लाख पे टैक्स निकाल दो। क्या करो आप, देखो ये कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस टैक्सेबल इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों के टोटल पे टैक्स निकाल दो। और टैक्स कैसे निकालो? विदाउट रिबेट सरचार्ज सेस। एक बार रिबेट सरचार्ज सेस सब भूल जाओ, वो लास्ट में बाद में देखेंगे। रिबेट भी भूल जाओ, सरचार्ज भी भूल जाओ, सेस भी भूल जाओ, एक बार नॉर्मल टैक्स निकाल लो। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करो आप, खेती की इनकम फिर से लो, और जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसको मिल रही है, जैसे अमन है नॉर्मल इंडिविजुअल है, फाइनेंस एक्ट फॉलो कर रहा है, फाइनेंस एक्ट में बेसिक स्लैब क्या है, 2.5 लाख वाला है ना, वो ले लिया आपने। तो 4 लाख प्लस 2.5 लाख 6.5 लाख पे टैक्स निकाल लो, ये टैक्स निकाल दिया। स्टेप 2 में क्या करना आपको, खेती की इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पर टैक्स निकाल दो। ये भी कैसे निकालो? बिना रिबेट के, बिना सरचार्ज के, बिना सेस के, बिना रिबेट सरचार्ज सेस के ये टैक्स निकाल दिया। अब क्या करो, स्टेप 3 1 - 2 कर दो। स्टेप 3 में स्टेप 1 - स्टेप 2 कर दो, 1 - 2 कर दो। ये आ गया आपका टैक्स अमाउंट, ये आ गया टैक्स अमाउंट। अब चेक करो कि इसको रिबेट मिलनी चाहिए क्या। अमन की 6 लाख की इनकम है, रिबेट मिलेगी क्या? टोटल इनकम 6 लाख है, नहीं मिलेगी। फाइनेंस एक्ट में 5 लाख तक मिलती है, 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो नहीं मिलती। हाँ, ये 115 BAC फॉलो कर रहा होता तो यहाँ रिबेट लेस कर देते, पर फिर रिबेट मिल जाती 60,000 और टैक्स अमाउंट 60,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है, फिर मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलेगी। सरचार्ज तो लगेगा नहीं, सरचार्ज तो बहुत ऊंचे अमाउंट पे लगता है, तो सरचार्ज भी भूल जाओ, सेस लगा दो लास्ट में सेस लगा दिया। ये इसका टैक्स आ गया 72,800 का, ये अमन का टैक्स निकाल दिया अपन ने। देखो अब गवर्नमेंट ने अमन को कैसे पागल बनाया। अगर मान लो ये स्कीम नहीं होती तो 6 लाख पे बताओ, अमन की इनकम होती 6 लाख, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट होती है। 6 लाख पे देखो टैक्स कितना बनता, 6 लाख पे आता 33,800 का टैक्स आता। फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये आता, टैक्स निकाल के देख लेना, यही आता इंक्लूडिंग सेस। 33,800 का टैक्स आता, और इससे टैक्स कितना मांग रहे हैं? 72,800 का, ज़्यादा टैक्स मांग रहे हैं। आप बोलोगे ये तो गलत किया इन्होंने, तो खेती की इनकम को टैक्सेबल कर दिया, पूरी टैक्सेबल नहीं किया। देखो खेती की इनकम 4 लाख थी, अदर इनकम 6 लाख थी, तो टोटल 10 लाख की इनकम थी। 10 लाख पे टैक्स देखो कितना बनता है, 1,12,500, और सेस भी ऐड कर दोगे तो 1,17,000 का टैक्स बनता है। तो ना तो इससे 1,17,000 मांगे, और ना ही इससे जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स बनता है 33,800, वो नहीं मांगे, दोनों नहीं मांगे, उनके बीच का कोई फिगर पकड़ लिया 72,800, 72,800 इससे मांग रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने जुगाड़ ढूंढा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप पक्के किसान नहीं हो, मतलब आप खेती के अलावा कुछ और काम भी करते हो, तो फिर आपकी एक स्कीम लगानी पड़ेगी। ये स्कीम गवर्नमेंट ने चेप दी उनकी, ये कंपलसरी लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं उनकी इच्छा हो तो लगाएंगे, कंपलसरी। और ये स्कीम लगा के क्या कर दिया, उन लोगों का एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पे थोड़ा बहुत अलग से टैक्स लगा दिया इनडायरेक्टली। आप लोग ऐसे कैसे लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो मना करता है, मना करता है। देखो इन्होंने गेम कैसे खेला, इन्होंने देखो कैलकुलेशन कैसे बोला, सबसे पहले टैक्स निकालो आप एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, जिसमें खेती की इनकम पे भी निकाल लो। स्टेप 2 में आप खेती की इनकम का टैक्स निकालो। स्टेप 3 में 1 - 2 करो, मतलब खेती की इनकम का टैक्स आपने लेस कर दिया, मतलब खेती की इनकम में तो टैक्स नहीं लग रहा। पागल, देखो कैसे बनाया गवर्नमेंट ने, फॉर्मूले में ऐसा डाला कि खेती की इनकम में टैक्स लग ही नहीं रहा, खेती की इनकम टैक्स तो आप स्टेप 2 माइनस कर रहे हो। तो स्लैब के साथ खिलवाड़ कर लिया गवर्नमेंट ने, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना हो, ये दिमाग लगाया यहाँ पे। जबकि देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो वैसे वायलेशन है ये, पर कोई आवाज़ उठाता नहीं है, सब चला जा रहा है, चले जा रहा है। बढ़िया, वैसे तो करना भी चाहिए टैक्स। मैंने बताया था जो ये लोग खेती के अलावा कोई और इनकम भी अर्न कर रहे हैं, मतलब वो किसान तो है नहीं, किसान बेचारे की तो क्या इनकम होती होगी बताओ खेती से। 12 लाख तक भी कमा लेगा तो भी तो एग्जाम के बात ही खत्म है, अगर टैक्सेबल भी कर दे तो इंडिया में क्या है, काफ़ी सारे चोर लोग हैं जो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, फर्जी एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं और फर्जी इनकम दिखाते रहते हैं, फर्जी वाला भयंकर चलता है। तो ऐसे लोगों को, चलो जो लोग दोनों तरह की इनकम कमाते हैं, जो खेती की इनकम भी कमा रहे हैं और अदर इनकम भी कमा रहे हैं, तो उनसे कुछ तो टैक्स वसूले। तो गवर्नमेंट ने जुगाड़ ढूंढा ये बस। अब आप बोलोगे कंपनी और फर्म के लिए क्यों नहीं किया जुगाड़, उन पर लगती है फ्लैट रेट। उन पर कैसे करते बताओ, उन पर ऐसा करते क्या कि खेती की इनकम है तो रेट 30 की जगह 40 हो जाएगी, ऐसा करते, फिर तो साफ पता चल जाता है फर्जीवाड़ा है, फिर तो कोर्ट में केस जाता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वो कर देता है उसको,
एसएससी की फेवर में फैसला आ जाता, बात खत्म हो जाती। वो तो यहाँ तो फर्जीवाड़ा चल गया, यहाँ तो जुगाड़ ही ऐसा ढूंढा इन्होंने, स्लैब में ऐसा जुगाड़ ढूंढा इन्होंने। अब आ जाओ आगे, आगे कुछ एग्जाम इनकम देख रहे हैं। एचयूएफ को इनकम होती है और एचयूएफ क्या करता है, अपनी इनकम को मेंबर्स को बांट देता है। तो एचयूएफ अपनी इनकम पे खुद टैक्स दे चुका, अब मेंबर्स को जब बांटेगा तो मेंबर के एंड में वो इनकम क्या है, एग्जाम है। कहाँ है एग्जाम, सेक्शन 10(2) में। डबल टैक्सेशन ये होगा कि मेंबर को भी टैक्स देना पड़ेगा। अगला केस, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को इनकम होती है, शेयर इनकम होती है। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स को बांट देती है पीएसआर के रेशियो में। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिला एलएलपी से या पार्टनरशिप फर्म से, वो क्या होता है 10(2) में एग्जाम होता है पार्टनर के एंड्स में, क्योंकि फर्म ने एलएलपी ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, अब पार्टनर से टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन मान लो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी से इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन मिलता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन एग्जाम नहीं होता, उसमें तो पीजीबीबी की इनकम बन जाता है। वो तो खाली प्रॉफिट शेयर जो है वो एग्जाम होता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयर पे फर्म और एलएलपी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी, इसलिए। अगला बता रखा है, किसी इंडिविजुअल को या उसके लीगल एड्स को मुआवजा मिला, कंपनसेशन मतलब मुआवजा मिला। मुआवजा किसे मिला, या तो गवर्नमेंट से मिला या लोकल अथॉरिटी से मिला। गवर्नमेंट कोई सी भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल अथॉरिटी से मिला। मुआवजा मिला क्यों, डिजास्टर के कारण, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था, रेल एक्सीडेंट हो गया था, सुनामी आ गई थी, अर्थक्वेक आ गया था, बम ब्लास्ट हो गया था, तो उसमें किसी इंडिविजुअल की जान चली गई या तो घायल हो गया, तो उसकी फैमिली को या उसको क्या हुआ, मुआवजा मिला। तो वो जो मुआवजा मिला वो पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा 10(10)(b)(c), पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट मान लो मुआवजा देती और उनसे टैक्स मांगती तो कितना बुरा लगता। वो लोग बोलते हमारे घर में तो डेथ वगैरह हो गई, आप मुआवजा भी दे रहे हो फिर टैक्स और मांग रहे हो, तो इसलिए मुआवजे को एग्जाम्प्ट कर दिया। पर मुआवजा किससे मिलना चाहिए, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से। मान लो किसी कंपनी से मुआवजा मिला, तो किसी एम्प्लॉयर से मुआवजा मिला तो एम्प्लॉय को, तो वो टैक्सेबल है। खाली गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से मुआवजा मिलेगा तो ही एग्जाम्प्ट है। लास्ट बता रखा है, इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल, सेक्शन 10(26)(AAA) में एग्जाम्पशन मिलेगी। कोई सिक्किम का इंडिविजुअल है जो सिक्किम में पैदा हुआ, सिक्किम में रहता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, सिक्किम में पैदा हुआ, सिक्किम में रहता है, तो उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सिक्किम में वो कोई भी इनकम अर्न करेगा, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी करे, चाहे सैलरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कैपिटल गेन करे, चाहे अदर सोर्स, सिक्किम के अंदर तो सारी इनकम एग्जाम्प्ट। सिक्किम के अंदर कोई भी इनकम अर्न करेगा, सारी की सारी एग्जाम्प्ट। और सिक्किम के बाहर से डिविडेंड और इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट। सिक्किम के बाहर से मान लो उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, दिल्ली की कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी एग्जाम्प्ट। कितना फायदा है सिक्किम का कोई इंडिविजुअल, उसको कितना फायदा है। सिक्किम में कुछ भी इनकम अर्न करेगा पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट, और सिक्किम के बाहर से उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, सिक्किम के बाहर से उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये थी अपनी कुछ एग्जाम इनकम के पॉइंट, जो बेसिक एग्जामिशन थी, जिसका किसी चैप्टर से लिंक नहीं था। बेसिक एग्जामिशन मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब जो जिस चैप्टर से लिंक होंगी वो मैं वहाँ पढ़ाता जाऊँगा आपको एग्जाम इनकम। हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत और हैं। कुछ एनआर टैक्सेशन में भी आएंगे अपनी, नॉन रेजिडेंट जो स्पेसिफिक नॉन रेजिडेंट को कुछ एग्जामिशन मिलती है वो वहाँ देख लेंगे, तो वो सब अपन कवर कर लेंगे। तो ये अपना बेसिक कंसेप्ट टैक्स रेट वाला टॉपिक था जो मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया। टैक्स रेट आप अच्छे से कर लेना, इसमें जनरल टैक्स रेट भी अच्छे से कर लेना, कंसेशनल टैक्स रेट भी अच्छे से कर लेना, और स्पेशल टैक्स रेट तो एक बार देख ही लेना। बाकी स्पेशल टैक्स रेट जो है वो हर चैप्टर में आती जाएंगी, जिस चैप्टर से जो लिंक है उस चैप्टर में आती जाएंगी, तो वहाँ आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी जनरल और कंसेशनल टैक्स रेट तो आपको इस चैप्टर में एकदम अच्छे से करनी है, स्पेशल भी करनी है, पर स्पेशल हर चैप्टर में आएंगी तब आपकी कवर होती जाएंगी। तो जनरल कंसेशनल टैक्स रेट मैंने अच्छे से करवा दिया, आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करना है, क्योंकि टैक्स निकालने का क्वेश्चन आया तो फिर ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। वैसे क्वेश्चन इनकम निकालने के आते हैं, कुछ क्वेश्चन में वो टैक्स भी निकला लेता है, और जब टैक्स निकलवाता है तो सबसे ज़्यादा गलती टैक्स निकालने में होती है। मतलब सब लोग गलती करते हैं, रैंक वाले स्टूडेंट भी गलती करते हैं। तभी तो आपने देखा डीटी में कभी 90+ से ज़्यादा नंबर आते नहीं, आज तक 90 से ऊपर एक बार नंबर आए, 94 मार्क्स एक बार आए, वो भी 25 साल हो गए आए हुए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या, रैंक 1 वाला चाहे कितने भी इंटेलिजेंट बंदा हो, टैक्स निकालने में गलती कर ही देता है। कभी इनकम अलग नहीं करता, कभी सरचार्ज लगाना भूल जाता है, कभी सेस लगाना भूल जाता है, कभी कुछ कर देता है, कभी टीडीएस पहले लेस कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो उसके लिए अगर वो गलती नहीं करनी है आपको, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, पूरा का पूरा सुनना है। ऐसा नहीं कि चलो चैप्टर क्या करेंगे वाला सुन के, सुनना है। अपने लिए एक एक नंबर कीमती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।